शुरू कर दिया। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान को आपने फिल्म मेला में देखा होगा। इस फिल्म के अलावा भी फैजल ने कई फिल्मों में काम किया और इसके बाद कई बार वो गायब हो गए, जैसे उन्हें बार बार वनवास मिला हो। पिछली बातचीत में फैजल ने खुद ही कहा था कि मुझे बॉलीवुड वाले बार बार वनवास में भेज देते हैं। अब 7 साल के बाद फैजल साहब फिर से फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फैक्ट्री के साथ वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस 3 मिनट के ट्रेलर में जो हमको दिखाई देता है, फैजल को हमें तुमसे प्यार कितना गाना गुनगुनाते हुए भी हम देखेंगे। और फैक्ट्री का ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक साइको किलर की लव स्टोरी है, लेकिन अगले ही पल कहानी में ट्विस्ट भी आता है। खास बात यह भी है कि फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ खुद फैजल साहब ने इसका डायरेक्शन भी किया है। फैजल फिल्म में यश के किरदार में नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ लाइव बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही घर में बैठकर वो भी लाइव बातचीत कर रहे हैं और हम भी अपने घर में स्टूडियो में नहीं है, तो बहुत ही कैजुअल बातचीत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फिल्म रिलीज पर है और आपने बहुत प्यारी फिल्म बनाई है। हमने पिछली बातचीत में हमारा थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ था, तो हम रिपीट करेंगे पूरी बातचीत। स्वागत और शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते संजय मिश्रा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। अरे ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की दिनचर्या मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म रिलीज पर है और लोगों को फिल्म दिखाई जा रही होगी। तमाम लोगों को किस तरह के रिएक्शन है और आज कितने लोगों को दिखाई है आपने? आज की दिनचर्या बताइए। देखिए, आज एक ही ट्रायल रखा था हम लोग ने। मैं ज्यादा ट्रायल्स नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना संजय जी, जितने लोग होते हैं तो वो लोग अपना ओपिनियन देते हैं। हर आदमी अपनी राय देता है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहता। तो मैंने जो बना दिया है वो मैं उस पर अटल हूँ। और मतलब सबकी मैं ओपिनियन ले भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी अच्छा, पिक्चर ऐसी चीज होती है संजय भाई, कि अगर आदमी का मूड अच्छा है तो बुरी से बुरी पिक्चर अच्छी लग जाती है, और अगर खराब है तो अच्छी से अच्छी पिक्चर बुरी भी लग सकती है। तो मुझे भी नाप तोल के राय लेना पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो खैर, आज एक ट्रायल था जो अच्छा गया और उन लोगों को पसंद आई पिक्चर। तो आज एक हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पैनोरामा, जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो वो लोग, उनकी टीम आज आई थी। आज मुरली भाई और रजत भाई आए थे, तो उनको पिक्चर अच्छी लगी। क्योंकि मैंने सोचा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनको भी दिखा दें, इनका भी दिल खोल के जरा ये लोग देखें, तो दिल खोल के जरा डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, अच्छी तरह फैलाएं पूरे इंडिया में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भी देख पाए। तो खान साहब ये बताइए कि फिल्म को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से? क्या आमतौर पर कुछ फिल्में, जब बहुत सारी फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो अच्छे थिएटर नहीं मिल पाते, ज्यादा मात्रा में थिएटर नहीं मिल पाते, और इस समय तो बहुत बड़ा जिगर चाहिए। आप अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, कुछ राज्यों में अभी थिएटर खुले हैं, जैसे महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फिल्म का बिजनेस अच्छी मात्रा में होता है, और जहां यूपी, उत्तरांचल, ये दूसरे राज्यों में जहां थिएटर खुले हैं वहां पर 50% कैपेसिटी के साथ खुले हैं। तो ऐसे में एक तो बहुत बड़ा जिगर भी चाहिए, और मुझे वितरकों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो भी बताइए। किसका रिस्पांस? डिस्ट्रीब्यूटर्स का। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने पिक्चर देखी और उनकी जो 2 लोग आए थे, जो सीनियर लोग हैं, मुरली भाई और रजत भाई, तो उनको पिक्चर बहुत पसंद आई, उनको गाने बहुत पसंद आए। उन्होंने बोला बहुत इंगेजिंग। ये पिक्चर में ऐसी बात है कि सब लोग ये इंगेजिंग वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं। मतलब एक बार पिक्चर में आ जाते हैं तो पिक्चर उनको पकड़ लेती है, तो फिर वो उनका ध्यान उसमें पिक्चर में ज्यादा लगने लगता है। और वो एक चीज है पिक्चर में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे खिंची जाते हैं स्टोरी के हिसाब से। इस स्टोरी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। थ्रिलर के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही सब रिस्पॉन्सेज, अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, तो सब अच्छा लग रहा है। एक हिम्मत बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्या बात है, बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि आप एक लंबे समय के बाद आधा वनवास आपने काट लिया है। 7 साल का वनवास वैसे 14 सालों का होता है रामायण के हिसाब से, तो आपने 7 साल का वनवास काट के आप आए हैं। तो कितने नंबर ऑफ थिएटर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, लगभग जो अब तक तय हो गए हो, फाइनल हो गए, कितने नंबर ऑफ थिएटर मिलने वाले हैं? देखिए, फिलहाल देखिए, मैं जो हीरो हूँ, मेरी ज्यादा पिक्चरें चल नहीं पाई हैं संजय भाई। तो अगर मैं ज्यादा थिएटर भी ले लूं तो ऐसा नहीं कि वो सब फुल ही जाएंगे या ज्यादा मात्रा में पूरे फुल जाएंगे, क्योंकि थिएटर लेने में कुछ नहीं है, लेकिन उतने लोग भी तो आने चाहिए, वरना वो मतलब
वो कैसे भरा जाएगा थिएटर, खाली खाली थिएटर लग रहे हैं। तो वो भी एक नापना पड़ रहा है कि कितने थिएटर लें। तो हम लोग 100 थिएटर से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर पसंद आएगी और लोग आते रहेंगे तो थिएटर बढ़ भी सकते हैं हर हफ्ते। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, फिल्म भी थोड़ी प्यार से छोटी फिल्म बनाई गई है, और एक हर हीरो की एक मार्केट होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी जज करते हैं, और मैं भी खुद भी जज करता हूँ कि कितनी थिएटर हमको लेने चाहिए, वरना ले लिया थिएटर और खाली पड़े तो मजा क्या है। तो उसके हिसाब से 100 थिएटर्स मुझे लगता है काफी हैं शुरू करने के लिए, और फिर अगर बढ़ेंगे लोग, ऑडियंस आएगी और एक बात फैलेगी कि नहीं अच्छी, तो लोग भी आएंगे, तो फिर थिएटर भी बढ़ जाएंगे। आजकल ये अच्छी बात हो गई है कि थिएटर मिल भी रहे हैं, क्योंकि सब बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है वो तो जा रहे हैं ओटीटी पे, तो थिएटर मिल भी रहे हैं, 50% की कैपेसिटी से ही मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं। वरना जब बड़े हीरो आते हैं वो मोनोपोली करते हैं और थिएटर ही नहीं मिलते, बड़े प्रोडक्शन हाउस सब कब्जा लगा कर बैठ जाते हैं थिएटर्स पे। तो वो ही है कि मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे लिए जो ये माहौल है जो अभी खुल रहा है धीरे धीरे इंडिया में, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर माई फिल्म। तो मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ कि चलिए 50% से ही, लेकिन थिएटर तो मिल रहे हैं, अच्छे शोज भी मिलेंगे। आपने कहा कि एक मोनोपोली हो जाती है जब फिल्म रिलीज होती है, बड़े स्टार्स छोटी फिल्मों को ज्यादा थिएटर नहीं देते हैं क्योंकि वो कैप्चर कर लेते हैं, और अच्छे शोज भी नहीं देते हैं। हाँ, नाइट शोज जो होते हैं, शाम के शो, मॉर्निंग के शोज दे देते हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं, जो ज्यादातर जो 3 बजे के बाद जो लोग आते हैं 6 में, तो वो आ ही नहीं पाते क्योंकि शोज ही नहीं है। मॉर्निंग का शोज दे दिया और बहुत कम शोज दे दिया, तो फिर मजा नहीं आता। तो वी विल गेट गुड शोज आल्सो होपफुली। 7 साल पहले और उसके पहले भी जब आपकी कभी भी फिल्म रिलीज हुई हो, आपके साथ इस तरह की मोनोपोली हुई है, थिएटर को लेकर गड़बड़ हुई है? नहीं, मेरी फिल्म एक्चुअली प्रोड्यूसर्स ही सही तरीके से रिलीज भी नहीं कर पाते, और वो गेम ही पूरा अलग है, वो मोनोपोली का और पॉलिटिक्स का और वो सब। मैं आपको एक अच्छी बात बोलने वाला था, मैं भूल ही गया खुद ही। याद कर लीजिए। नहीं, आएगा धीरे धीरे, हम लोग बातों में ही कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छी बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि देखिए आप 50 उम्र की 50 वो पूरे कर चुके हैं जी, 55 हो गए हैं आप। मैं थोड़ा वो कर रहा था, थोड़ा छिपा रहा था। नहीं छिपाइए मत। मेरी विकिपीडिया में डेट दिख जाएगी लोगों को। हाँ, तो आप 55 साल के हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल लगता नहीं आपको देख के कि आपने 50 साल के आप हो गए हैं। आपका चेहरा, आपके हेयर, आपकी बातचीत और आपके अंदर का वो जो एक वो जज्बा दिखता है, वो भी यंग जज्बा दिखता है। ये सब चीज कैसे, आप क्या खाते हैं, क्या चीज आप अपना फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इतने यंग हैं? मैं ज्यादातर डाइट पर ही रहता हूँ संजय भाई, और क्योंकि एक्चुअली मेला के वक्त मेरी बॉडी भी काफी थी, अच्छी बनाई थी मैंने। मैं 4.5 घंटा वर्कआउट 3 घंटा वेट्स करता था, वेट्स के साथ, और 1.5 घंटा एक दिन डांस क्लास, एक दिन फाइट क्लास, तो वो भी एक्सरसाइज ही हो जाती है ना, फ्री हैंड। तो 4.5 घंटा मैं मेला के वक्त एक्सरसाइज करता था रोज। उसके बाद क्या हो गया संजय भाई, मेरा एक जो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, तो जो यहाँ शोल्डर ब्लेड से लेके ऊपर तक गर्दन में एक बहुत दर्द होता था मुझे, तो मुझे एक्सरसाइज छोड़नी पड़ी। तो उसकी वजह से मेरी एक्सरसाइज तो छूट गई, लेकिन मैं डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग करता हूँ आजकल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, पहले जमाने के भी जो हीरो थे अच्छे खासे ही थे, बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छा काम कर गए हैं हमारे पुराने हीरो। तो उनकी तो बॉडी नहीं होती थी, वो लोग खाली एक्टिंग से और एक्सप्रेशन से ही पूरा, ना उनको डांस भी नहीं आता था इतने लोगों को, लेकिन वो एक्सप्रेशन से ही जीत लेते थे अपने, अब पूरी फिल्म को उठा लेते थे अपने कंधों पर। तो मैंने सोचा चलो, मेरी भी बॉडी अभी शायद इतनी नहीं बन पाएगी, उम्र भी हो गई है, और मैं ये इंजेक्शन लेना नहीं चाहता जो दूसरे हीरो लेते हैं। हर हीरो तो इंजेक्शन लेके बॉडी बना रहा है, जैसे ये भाजी में इंजेक्शन देता है ना, वो फूल जाती है कुछ 1-2 दिन में। तो ऐसा हर हीरो इंजेक्शन लेके बॉडी बना रहा है, सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब मैं विश्वास नहीं रखता। आपने पुराने हीरोज की बात की, तो मुझे याद आए कि आपके पड़ोसी रहे हैं दिलीप साहब एक तरीके से। एक दूसरे रोड पे आप लोग रहते हैं और एक दूसरे रोड पे वही बांद्रा पाली हिल आसपास का इलाका है। आपका उनसे कैसा ताल्लुक रहा है? कैसे आप कोई यादगार मुलाकात हो जो आप शेयर करना चाहें? दिलीप साहब के साथ जब मेरे चचा जान हयात थे, जिंदा थे, तो वो हर टाइम अपनी बर्थडे बनाते थे।
तो उनकी हमारी जो कजिन है, उनकी जो नासिर साहब की जो बेटी है नुजत, उनकी शादी में दिलीप साहब आए थे और सायरा बानू जी आई थी। तो जब मैं उनको उनकी गाड़ी तक हम लोग छोड़ने गए, तो उन्होंने चैजान ने, हमारे नासिर साहब ने उनको इंट्रोड्यूस कराया मुझे कि दिलीप साहब ये ताहिर का बेटा है। तो उन्होंने हाथ वाथ मिलाया तो बोले, बरखुरदार तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल पठान की तरह है। वो मुझे याद है। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा, बरखुरदार तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल पठानों की तरह है। क्या बात है। अब आपकी फिल्म की बात, फैक्ट्री की बात करेंगे। जितना आप छुपा कर और उसके थ्रिलर को, सस्पेंस को बचा कर उसकी कहानी बता सकते हैं, दिलचस्पी ताकि हमारी बरकरार रहे, वो बता दीजिए। देखिए, कहानी रोमांटिक थ्रिलर है पिक्चर, और उसकी कहानी बहुत अच्छी तरह से पिरोई गई है। एक ऐसे आशिक की कहानी है जो एक लड़की को बहुत प्यार करता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता ठीक से, हड़बड़ाता है, फपला जाता है जब लड़की सामने आती है तो हिम्मत नहीं होती। तो ये पहले प्यार में ऐसे ही होता है। जब पहला आशिक था अपने रियल लाइफ में, तो ऐसे ही होता था सब। लड़कियां मुझे 7 बार धोखा, मतलब लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, संजय भाई। क्या बात है। तो खैर, वो क्या तो बात रियल लाइफ वो तो रियल लाइफ की बात है। कमिंग बैक टू द फिल्म, तो ये ऐसे ही कुछ हड़बड़ाया हुआ आशिक है, लेकिन चाहता भी बहुत है। तो उनकी दोनों लोगों की कहानी है, और कैसे वो जर्नी होती है, और कैसे वो अपना प्यार इजहार करना चाहता है। हाँ, लेकिन ऐसा आशिक है कि ये अपने लवर के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मतलब ये भी चाहता है कि वो भी मुझे समझे, वो भी मुझे चाहे जितना मैं उसको चाहता हूँ। तो इसे ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। मतलब कभी भी गाने गाने लग जाएगा बीच में, कभी ऐसे जो बातों पे नहीं हंसना है तभी भी हंस देगा, और गुस्सा भी हो जाएगा। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया खेलने में। और क्योंकि मैंने वर्कशॉप्स बहुत की थी रोली के साथ और मेरे साथ, तो वो बहुत आसानी हो गई। और 2 कैरेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नई लड़की है रोली रायन, जिसको मैंने कास्ट किया है पिक्चर में, उसका किरदार और मेरा किरदार में ही बहुत सारी प्ले हैं, और बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं। तो वही पूरी बांधे रखती है आपको कहानी। और ज्यादा मैंने लेंथ भी नहीं रखी है संजय भाई पिक्चर की। 1 घंटा 34 मिनट। ओहो, 1 घंटा 2 घंटे 10 मिनट। हाँ हाँ। नहीं, 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटा 34 मिनट। ओके। 1 घंटा 34 मिनट, 1 34 की पिक्चर है। उसमें 4 गाने भी हैं, और पूरा एक्शन और ड्रामा और थ्रिल्स, और अच्छा कॉम्पैक्ट रखा है। ज्यादा खींचा भी नहीं है कि ऑडियंस आके बोर हो कि क्या चलते जा रहा है। तो कहानी अच्छा क्रिस्प रखा है, अच्छी इंटरेस्टिंग रखा है। अब देखें, अब ऑडियंस कैसे हमारे काम को, हमारी टीम ने इतने प्यार से ये बनाई है पिक्चर, और हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की, दिल से मेहनत की। तो देखें, अब जो हमारी पेशकश है फैक्ट्री, वो 3 सितंबर को जब रिलीज होगी, तो ऑडियंस क्या उसका रिस्पांस होगा, क्या वो कहेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत बेताबी से इसका इंतजार कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, चूंकि आपकी फिल्म में इतना रोमांस है जो थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ है, आपकी रियल लाइफ भी ऐसी ही रही है। 7 बार आपको प्यार हुआ और 7 बार आपको धोखा मिला। रिजेक्ट हो गया मैं, धोखा नहीं, अच्छा, मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। रिजेक्ट। मतलब अफेयर ही शुरू नहीं हुआ लड़कियों से। लड़कियों ने मुझे बहुत अलग अलग लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा दिल ही तोड़ दिया, चकनाचूर अच्छा, कर दिया। आपके प्यार मोहब्बत की खबरें आती थी उस समय? मैंने कभी सुना नहीं। नहीं, ये तो कॉलेज नहीं। जो मैं पसंद किया है मैंने लड़कियों को, मैं जो चाहता था, वो काम से रिलेटेड नहीं है। वो कॉलेज के जमाने से, मतलब सब जो मैं एक आशिक था, वो कॉलेज के जमाने का आशिक था। तो वो दौर में थोड़ा मैं मतलब ट्राई करता था अलग अलग लड़कियों से, मेरा भी दिल आता था, लेकिन मेरे को रिजेक्शन मिल जाता था। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लड़की को क्या बोलें, कैसे उसको अप्रोच करें। और इतना ज्यादा मैं ये कैरेक्टर एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा रिलेट भी हुआ ये कैरेक्टर, मैं खेल पाया इसको इतनी आसानी से और अच्छी तरह, कि मुझे में फीलिंग आ चुकी थी पहले ही कॉलेज के वक्त से। तो जो एक आशिक जो हद से ज्यादा प्यार कर, मतलब शायद मुझे लगता है मैं उन लोगों को, उन लड़कियों को हद से ज्यादा प्यार करने लगा था। उन लोगों ने मुझे अहमियत ही नहीं दी। मतलब
मुझे लल्लू पंजू समझते थे। फिर एक बाद में तरफ आप बाद में मैं आपको मेरी दूसरी सीक्रेट भी बताऊंगा, जब मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया रियल लाइफ में। फिर आपको ओके। जो वो गॉसिप्स चाहिए ना, वो अलग अलग मैंने कैसे अफेयर्स किए। खैर वो अभी बात नहीं करना चाहिए, वो बेचारी लड़कियां कहाँ शादीशुदा होंगी, कहाँ होंगी। बिल्कुल। मैं कह रहा था कि एक तरफ आपके भाई आमिर खान है, 3-3 शादियाँ कर चुके हैं और आपने एक भी शादी नहीं की। शादी नहीं, ना मैंने करने एक की कोई शादी की, खास मैंने एक शादी की है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरी एक शादी हो चुकी थी 2002 में। हुँ, हुँ, हुँ। तो 2002 की जनवरी में मैंने एक लड़की मुझसे मिली, और उसकी भी एक बैक स्टोरी थी, वो मुझे पहले से जानती थी। हुँ। तो खैर मिली, और हमारी शादी हो गई अगस्त में, और हमारा डिवोर्स हो गया दिसंबर 4 को। ओके, ओके। तो 1 साल में ही पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। क्योंकि अब उस वक्त भी मैं छोटी पिक्चरें कर रहा था संजय भाई। मेरे हाथ में 5 छोटी पिक्चरें थी उस वक्त, 2002 के दौरान। मेरे पास बस्ती थी, काबू थी, बॉर्डर हिंदुस्तान का था, चांद बुझ गया था, और एक और दुश्मनी थी। तो ये 5 पिक्चरें जब थी, तो मैं बोला यार हो जाएगा, शायद कुछ एक पिक्चर निकल जाए तो सेट हो गया एक्टर। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा कुछ बड़ी पिक्चर भी नहीं थी, छोटी पिक्चर थी, क्योंकि मेला और मधोश फ्लॉप हो चुकी थी। तो ये मैंने छोटी पिक्चरों की तरह रुख किया था। तो मैंने चलो 5 भी कोई भी चल सकती है पिक्चर, क्या भरोसा। तो हुँ। उस नजरिए से मैं सिंसियरली मैंने एक लड़की को चुना, और मैंने उनको भी बताया कि भाई 5 पिक्चरें हैं मेरे पास, अब देखिए क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर ऐसा मतलब जो भी माहौल हुआ, और उनकी फैमिली ने भी शायद प्रेशर डाला लड़की पे, और वो एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी हो गया माहौल, वो लड़की ने भी, तो फिर वो टूट ही गया मामला। हुँ। तो उसके बाद अच्छा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और उसके बाद ना मेरी पिक्चर चली, ना ना मेरी हिम्मत हुई कि मैं किसी को और अप्रोच करूं। क्योंकि अब देखिए, शादी होगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उनका पढ़ाई का खर्च, उनके स्कूलिंग का खर्च, उनके खाना पीना, उनको पिज्जा चाहिए, किसी को थम्स अप चाहिए, किसी को जलेबी चाहिए। तो उनको आपको, अगर आप मैं ऐसा इंसान हूं संजय भाई, मैं सोचता हूं कि अगर हम किसी को इस दुनिया में ला रहे, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी जी, देखभाल बिल्कुल। करें, उनको बेहतर से बेहतर दे पाए, उनको हर तरीके से उनको, और हमारी अगर बेगम है तो उनको कुछ खुशियां दे पाए। वरना कोई हक नहीं बनता किसी को शादी कर लो और लाइफ में, मतलब, और मैं तो सच ही बोलता हूँ, जिसकी मेरे पास भाई ये है, इतना है, आप देख लीजिए। मैं ऐसे झूठे पुल नहीं बांधता कि मेरे पास ये है और वो है, और मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ लाइफ में, चाहे जो भी झेलना पड़े। हुँ। तो ये सर सब लड़कियां डर जाती हैं, कि वो डर जाती हैं कि इतना ये कैसा आदमी है यार, ये आमिर खान का भाई है, ये तो करोड़पति होगा। लेकिन वो सच है नहीं, वो बात। हुँ। देखिए, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मैं कुछ लोगों का प्यार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीन आपको दिख रही है कुछ लिखा हुआ? नहीं, स्क्रीन दिख रही है, लेकिन मैं आपको जवाब देने में ज्यादा मतलब हाँ, हाँ, ये मेरा हाँ, ध्यान आपके जवाब में जा रहा है, ना कि मैं हुँ, स्क्रीन को हाँ। देखूं। अगर आप ये पढ़ पाते हैं तो पढ़ लीजिए, जो दर्शक हैं, जो यू आपको आर प्यार भी देखिए, हाँ, हम आई वांट टू मीट यू सर। थोड़ी देर पहले मैंने मेला मूवी देखा, जस्ट जस्ट यू सर, अल्लाह ब्लेस यू। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। डी असमी, असमीज, हुँ, असमीज, हुँ। थैंक यू थैंक यू इन्होंने थैंक यू। बहुत सारे मैसेज किए हैं और बहुत आई एम प्यार योर भेजा है। बिग फैन, थैंक यू। राहुल एक्सप्रो सुपर भाई। हुँ, हाँ, संस्कार, शंकर संस्कार। शंकर शंकर हाँ, शंकर। एक्चुअली वो संस्कार ही लिखना चाहते हैं क्योंकि अच्छा आप ऐसी बात कर रहे थे कि मैं अच्छा, सच बोलता संस्कार। हूँ। हाँ, हाँ जी जी, सुपर एक भाई। हाँ एक रिएक्शन मुझे हालाँकि एक डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है आपका आमिर खान के साथ, लेकिन जी जी मैं आमिर खान की अगर अभी हालिया तलाक पर आपसे एक परिवार के आप सदस्य हैं, अगर मैं पूछूँ, हम्म, इसको आप देखते कैसे हैं? हालाँकि आमिर और किरण दोनों सामने आए और उन्होंने बताया कि प्रेस को कि हम क्या कहते हैं, दोस्त हैं और परिवार हमारा साथ में है, हम हमेशा दोस्त जी रहेंगे। जी जी। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? और आपसे ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे लोगों ने और भी पूछा होगा, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। आपकी अपनी बात क्या होगी इस पूरे आमिर खान की देखिए, एक्चुअली मैं संजय भाई, अब दो लोग अगर, देखिए, दो लोग या साथ में रहना चाहें या अलग रहना चाहें, वो उनका फैसला है। अगर वो साथ रह के खुश हैं, तो भी भाई मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। अगर आप अलग रह के खुश हैं, तो भी मैं बोलूंगा ठीक है, वो आपका फैसला है। क्योंकि दो एडल्ट लोग हैं ना, अभी कितना 40 50 50 के बरस के हो गए सब लोग।
अब वो खुद फैसला ले रहे हैं, वो खुद साथ में ही कितने साल पहले, 16 साल पहले वो खुद यूनाइट हुए थे, प्यार के बंधन में बने थे, फिर शादी किया। तो अब अच्छी बात, अब वो जुदा, अब वो खुश है, जिसमें खुश रहे वो इंसान, अब मैं क्या बोलूं। तो अगर खुशी है उसमें, अलहदगी रहने में, इत्मीनान है, सुकून है, चैन है, तो भाई वो भी आपको मुबारक हो। वो तो हर आदमी का अलग अलग फैसला होता है, हम लोग कौन बोल सकते कि नहीं आप साथ में ही रहिए या नहीं आप अलग ही रहिए। अब वो उनका फैसला है, वो जाने, वो काफी उम्र गुजार चुके हैं, जिंदगी देख चुके हैं दोनों लोग, तो वो उनका फैसला वो ही जाने। राइट। तो मैं तो इसको अच्छा, ऐसे देखता हूँ। जी बिल्कुल। आगे अब आपका विचार है कि आप अपनी फैमिली कभी आगे चाहेंगे कि बढ़े, शादी करें, बच्चे हों, अब ऐसा सोचते हैं आप? अब बच्चे क्या हो, अब मेरी उम्र हो गई संजय भाई। मैं देखता हूँ कोई दोस्त होते हैं मेरे, उनके बच्चे खेलते हैं, उनके साथ मैं 1-2 घंटा मस्ती कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ। उसके बाद अब मेरी भी एज हो गई है, मैं भी थक जाता हूँ। बच्चे में कितनी एनर्जी होती है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत एनर्जी होती है, भागते हैं, कूदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब क्या बच्चे पैदा करूंगा मैं। तो अब तो मैं डर गया हूँ, मतलब बच्चा शादी के का नाम से मैं थोड़ा ये हो गया हूँ कि अब मैं शादी करूँ नहीं, अब शादी देखेंगे अब क्या। एक्चुअली संजय भाई किस्मत में क्या लिखा है ना, मुझे भी नहीं मालूम। अब जैसे कि बताऊं मैं आपको, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ये पिक्चर डायरेक्ट करने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ एक्ट कर रहा था। अब शारिक भाई इस पिक्चर में टाइम नहीं दे पाए, तो प्रोड्यूसर और सब लोग ने, और मैंने भी बोला यार ये तो गड़बड़ हो रहा है पिक्चर। अब मैंने थोड़ी प्लान मूव किया कि मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं तो खाली एक्ट कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ माहौल के मैं हर चीज में मैं ही इन्वॉल्व था। वर्कशॉप्स में शारिक भाई नहीं आ रहे थे, मैं ही इन्वॉल्व था। प्रॉपर्टीज भी मैं ही खरीद रहा था, कॉस्ट्यूम्स भी मैं ही बना, उनके ब्रेक डाउन भी मैं ही बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट पे मैं ही बैठा हूँ। तो ऐसा माहौल हो गया कि अब आगे मुझे पता नहीं कि मैं शादी करूंगा नहीं करूंगा, ये मैं कैसे बता दूं आगे क्या लिखा है। अब मैं कोई जोशी तो हूं नहीं। जी बिल्कुल। तो अब आगे मतलब आप मुझे आके, अगर मैंने कल शादी कर ली तो आप आके बोलेंगे भाई आपने तो बोला था आप नहीं करेंगे। और अगर मैंने नहीं की तो मतलब कुछ भी अगर मैं आपको बोल दूं अभी कि ऐसा हो कर लूंगा, मैं उसमें गलत पड़ जाऊं, तो आप बोलेंगे फैसल भाई आपने तो ऐसा कहा था। तो आगे मुझे नहीं पता क्या है लाइफ में। आई टेक लाइफ, मैं जिंदगी जीता हूं एज इट कम्स। मतलब मैं इतना प्लान नहीं करता लाइफ में। तो खान साहब, आप इस समय अकेले रहते हैं कि परिवार का कोई सदस्य आपके पास रहता है, और आप कहाँ पर रहते हैं? नहीं, हमारी पूरी फैमिली एक ही कंपाउंड में रहती है। आमिर और हमारी अम्मी, वो हमारे एक ही कंपाउंड में 2 बिल्डिंग है। तो आमिर और हमारी अम्मी वो एक बिल्डिंग में रहते हैं, मरीना। और मैं एक ही कंपाउंड में दूसरी बिल्डिंग है बेला विस्टा, उसमें मैं रहता हूँ। और वो ये फ्लैट भी मेरा फ्लैट नहीं है, ये आमिर का आमिर का फ्लैट है। क्योंकि मेरे पास मेरी पिक्चर ही सब फ्लॉप हो गई, तो मैं घर कहाँ से लूं। अरे भाई पैसा चाहिए होता है पिक्चर कुछ भी खरीदने, घर खरीदने। तो ये भी फ्लैट जो है ये आमिर का फ्लैट है। जब मैं ये सब किसी लड़की को बताता हूँ तो वो डर जाती है, वो बोलती है शायद ये झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। अब लड़कियों का तो मैं आपको मालूम है, मैं कैसे उनको कन्विंस करूं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो हंसने लग जाती हैं मुझ पर। आप तो समझ सकते हैं। अभी शायद मुझे घर के पेपर्स दिखाने पड़ेंगे। अब मैं तो रोड पे पानी पूरी और वड़ा पाव खाने वाला आदमी हूँ। अब किस लड़की में इतना दम है कि मेरे साथ खड़े होके खाएगी वो। चलो आ जाओ देखें। एक कभी-कभी ऐसा लगता है। मैं तो ऑटो में भी पकड़ के घुस जाता हूँ, घूम लेता हूँ। तो वो लड़की को ऐसा बिंदास होना पड़ेगा। बॉलीवुड में हमेशा हमेशा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिखावे वाली लाइफ होती है। आप अगर अधिक बार वड़ा पाव खाते हुए या ऑटो में जाते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं आपके स्टारडम को फर्क पड़ता है क्या? आप कभी ऐसा सोचते हैं? आप शायद नहीं सोचते, इस वजह से आप बहुत नेचुरल रहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको लगता है इसी वजह से, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से कहीं आपके करियर पे इसका भी असर हुआ होगा? नहीं, इसका असर नहीं हुआ। देखिए पिक्चर क्या होता है, अब जो जो हीरो लोग भी हैं वो अभी क्या एक्चुअली बनावटी जो दुनिया होती है ना संजय भाई, जो हीरो लोग होते हैं उनके यहाँ कुछ लोग होते हैं, कुछ चमचे होते हैं, वो उनको हर चीज में वाह वाह बोलते जाते हैं। अरे वाह भाई, अरे ये हो गया, अरे बहुत अच्छा। तो वो एक एक्टर जो होता है वो एक नकली दुनिया में घिर जाता है। और जो एक आम जिंदगी से वो जो जुड़ना चाहिए
वो उसका छूट जाता है। हर चीज घर में ही हो रही है, शॉपिंग भी, मतलब कुछ बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे क्या लोग हो रहा है, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो रियलिटी से हट जाता है एक्टर, और वो ये भ्रम में रह जाता है कि मैं जो करूंगा, मैं जो हूँ, और थोड़ा ईगो भी आ जाती है, तो मैं ही बेस्ट कर रहा हूँ और मैं ही ऐसा हूँ, ये भ्रम हो जाता है एक्टर्स को। इसलिए जब वो उनका जब एक दौर खत्म होता है, जब पिक्चरें चल रही होती हैं और तो सब सही होता है और सब खुश होते हैं और सब वाह वाह और ये हो रहा है, सब चढ़ा रहे हैं, चमचे आ गए, लेकिन वो एक दौर खत्म होता है। हर हर चीज की का एक अंत होता है संजय भाई। हर चीज, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो जब वो ढलान पे आता है, तब इन लोग को जो रियलिटी हिट करती है, जब पिक्चर्स नहीं चल रही हैं, जब इनका इमेज, तो ये हिल जाते हैं, बौखला जाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, एज ए राइटर ऑल्सो, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ। तो मुझे जिंदगी एक्सपीरियंस करना चाहिए, करना पड़ेगी एज हाउ इट इज इन रियलिटी। तभी तो मैं अच्छी कहानी लिखूंगा, इमोशंस के साथ जुड़ूंगा, डायरेक्ट कर पाऊंगा। अगर मैं भी वो फॉल्स वर्ल्ड में जीऊं और ये करूं और वो करूं, और मैं तो ज्यादा पार्टीज में जाता भी नहीं, ज्यादा क्या, सिर्फ मेरी फैमिली की आमिर बुलाते थे तो मैं जाता था कुछ पार्टियों में। कभी काम आमिर नहीं भी बुलाते हैं तो भी मैं नहीं जाता हूँ, मतलब कभी बुलाया तो चले गए, कभी मूड हुआ तो, लेकिन हर पार्टी में भी नहीं जाता मैं। आमिर की भी पार्टी में, आमिर कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते, वो सब ठीक है। तो मैं सब फिल्मी दुनिया से मैं बहुत दूर हूँ। मैं अपना काम और पर्सनल लाइफ अलग रखता हूँ, अलहदा। तो ये सब माहौल जो है, फिल्म स्टार्स को एक मेक बिलीव वर्ल्ड में उनको जीना पड़ता है। थोड़े एटीट्यूड भी आ जाता है उनका कि नहीं, हीरो हैं तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, कोई आए तो यार हम हीरो हैं। ये सब अभी खत्म हो गया, ये दौर खत्म हो गया संजय भाई। अभी आपको अभी आप लोग भी इतने समझदार हो गए, और लोग आपका जो नकलीपन है उसको वो परख लेते हैं, खोखलापन। तो ये सब इन लोग को सब छोड़ देना चाहिए यार। एकदम नॉर्मल रहो यार लाइफ में। ठीक है, आप मतलब नहीं मिलो लोगों को, लेकिन एक नॉर्मल रहो यार, उसमें मजा है। लोगों की कमेंट्स हाँ, बहुत ऐसा सारे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी, मतलब मैं कभी कभी भी कुछ, एक किसी ने साइनिंग अमाउंट दे दिया तो मैं उडुपी रेस्टोरेंट में भी, बड़ा पाव छोड़ के उडुपी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ। कभी कभी थोड़ा अच्छा किसी ने साइनिंग अमाउंट दे दिया तो वहां भी कुछ, कभी कभी मैं वहां भी चले जाता हूँ। ऐसे तो मैं हर दुनिया देखता हूँ, ताकि मैं अगर कुछ रिच कैरेक्टर लिखना पड़े तो ऐसा नहीं कि यार कुछ पता ही नहीं कि रिच कैरेक्टर खाली बड़ा पाव खा रहा है यार। तो मुझे तो पूरी दुनिया के हर रंग देखना है एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन। तो मुझे तो हर चीज से गुजरना पड़ेगा। लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और आपको सच में बहुत प्यार दे रहे हैं। बाद में आप पढ़िएगा भी। देखिए जी जी। मतलब आपकी वजह से मुझे भी बहुत प्यार मिल रहा है। नहीं नहीं, लोगों को लग आप रहा है कि ये बहुत एलिगेंट इंटरव्यू है और हम दोनों को सिंपल, और लोगों ने सैल्यूट किया है आपको ज्यादा। फिर आपके लिए लिखा है MS YM ने, आपकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और आप बहुत हम्बल और रियल हैं। नीरज जी लिखते हैं आपके लिए कि सर मैंने आपकी मूवी मेला देखी है, आप आज भी एकदम यंग लग रहे हैं, जैसा शुक्रिया जैसे शुक्रिया। जैसे मेला मूवी में लगे थे। आप एकदम कमाल के एक्टर हो। मैं आपको जल्द ही किसी मूवी में देखना चाहता हूँ। तो जरूर फैक्ट्री आ फैक्ट्री रही आइए, है। जी जी, फैक्ट्री हाँ, आइए 3 सितंबर को आ रही है इंशाल्लाह। अगर आपके यहाँ मुंबई में तो थिएटर बंद है, महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे इंडिया में खुले हैं। जहां जहां भी लोग बैठे हैं वो जाके देखें। और ये मेरी कोशिश है और हमारी टीम की कोशिश है कि हम इंशाल्लाह जो भी जाएगा थिएटर में देखने, उसको निराश नहीं करेंगे। पूरी मेहनत की है, दिल से की है, और ये कोशिश रहेगी। आप ऑडियंस ही बताइए 3 सितंबर को क्या होगा। एक जो मुझे अच्छा, आपको एक आंसर करना था, आपने बोला ना कि आप अभी 55 के हैं, 50 के हैं, तो मैंने हाँ बोला, हाँ मैं आपको ये अभी याद आया, शायद मैं ये बोलने वाला था कि हाँ भाई, मैं अपने बाल कलर करता हूँ। मेरे बाल काले नहीं है ऐसे ही, मुझे भी कलर करने पड़ते हैं, मैं भी आम आदमी हूँ। ऐसा कुछ मैं आपको जवाब शायद देने वाला था उस वक्त, लेकिन फिर हम लोग की बात ही कुछ और इसमें चली गई। हाँ। अजीत द्विवेदी जी ने लिखा है कि नमस्कार फैजल जी बहुत बढ़िया इंसान है। शुक्रिया शुक्रिया। अ, अ, भाविका अच्छा मीर सुनिए, हाँ। एक बात आपको ये भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझमें बुराइयां भी हैं भाई। मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ संजय भाई।
अब ये भी बात, अब सब मैं तो सब साफ खोल के बता रहा हूँ, ताकि अब उस दिन सोचिए आप क्या हुआ। मैं वड़ा पाव खा रहा था, और उस दिन वो बच्चे आगे जो हर एरिया में घूमते ना, अरे भाई ये खरीद लो, अरे टिश्यू खरीद लो, तो अरे भाई खाना खिला दो, ये कर दो, ये खरीद लो। तो बोला सुनो, खाना है तो मैं खिलाऊंगा, जिसको चाय पीना है, बड़ा पाव खाना है, क्या खाना है खाओ, पैसे नहीं दूंगा। बाद में तुम लोग मेरे को हर नुक्कड़ पे पकड़ोगे कि पैसे दो, ये करो। तो मैं शरीफ भी हूँ, लेकिन मैं बदमाश भी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं बुरा भी हूँ, कभी कभी मैं सही भी हूँ तो गलत भी हूँ। ये इंसान के सब क्वालिटीज हैं संजय भाई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता, या कभी मैं कुछ गलत, मैं भी गलत कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ भाई। तो कोई लोग मतलब ऐसा मेरे कान कोई पकड़े नहीं कि आपने ये क्यों, मैं इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ। अब इंसान से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जहां तक हो किसी का दिल ना दुखे, कुछ गलत काम ना करें, कोशिश रहती है, फिर गुस्सा ना आए। ये सब कोशिश रहती है कि अच्छे इंसान बने, अच्छी चीज करें, पॉजिटिव रहें। ये सब मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं इंसान हूँ। तो भाई किसी से कुछ बोल दिया हो, कुछ कर दिया तो माफ कर देना। अगर किसी को मेरा भी दिल दुखा, कभी कभी मजाक में भी दिल दुख जाता है लोगों का। बॉलीवुड में कुछ परिवार हैं जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जब किसी एक का स्टारडम चल रहा होता है, चमक रहा होता है, तो दूसरा उसको अपनी पीठ में बिठा लेता है और आगे पहुंचाता है। ऐसा मुझे देओल परिवार में दिखता है कि जब सनी देओल का करियर बहुत अच्छा चल रहा था तो बॉबी को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। जब बॉबी का करियर बहुत अच्छा चल रहा था और सनी उस समय, हालांकि सनी का हमेशा बहुत अच्छा स्टारडम रहा, लेकिन तब बॉबी ने सपोर्ट किया। अगर आप और आमिर एक दूसरे को सपोर्ट करते, आमिर अपने स्टारडम से आपको लगातार प्रमोट करते रहते, अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाते, तो कभी-कभी आप सोचते नहीं है कि आपका करियर और ये चीजें कहीं अलग ही स्थान पे होता? आप दो, एक फैजल खान, आमिर खान, बॉलीवुड के 4-5 सुपरस्टार खान हो जाते। ऐसा कभी सोचते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा संजय भाई। मैं सोचता हूँ कि सब चीज लिखी हुई है, ऊपर वाले भगवान ने, जो होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये आप मैं तो मानता हूँ ये बात को। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो अगर मैं सोचूं कि यार अगर वो मुझे ऐसा करते तो ऐसा, कौन क्या गारंटी है कि आमिर साहब मुझे प्रमोट करते तो मेरी पिक्चर हिट ही हो जाती। अरे आमिर साहब की खुद की पिक्चर हिट नहीं होती। थग्स ले लो, तलाश ले लो, ऐसे कितने शुरू उनके करियर की शुरुआत में कितनी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। तो गारंटी क्या है, कि क्या गारंटी कोई ले रहा है? जब वो खुद की पिक्चरें हिट नहीं करा सकते, कभी कभी उनकी भी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं, तो गारंटी क्या है कि अगर आमिर मेरे साथ जुड़ते तो मैं ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये सब बोलने की बात है। जो आज हो रहा है वही सही है, जो अभी हो रहा है। अब ये वक्त था शायद कि मैं अब मैंने डायरेक्शन सीखा था 1986 में। मैं शुरू किया था क़यामत से क़यामत तक के साथ, और उसके कुछ सालों के बाद तक 92 तक मैंने जो जीता वही सिकंदर की, तुम मेरे की बीच में। अब मुझे क्या पता था कि 30 सालों के बाद जाके मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। तो वो तो अभी लिखा था ना लाइफ में, कि अभी तुम्हारा, जब तुम इतने बरस के होगी, सब लिखी भी बातें होती हैं, सब किस्मत लिखी भी होती है, तकदीर। तो उसके आगे ना कोई चल सकता है, ना कोई। मैं तो बोलता हूँ ऊपर वाले जो बोलते हैं ना, ऊपर डायलॉग वो लोग बोलते हैं जो कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये बहुत सच बात है, मैं मानता हूँ इसमें। मैं ऊपर वाले में बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, ऊपर वाला, भगवान, ईश्वर, जो भी आप बोल लीजिए। ये ऐसी सच बात है, ये मैं गुजर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस ये लाइफ में, कि ऐसा होता है। ऊपर वाले को मानना चाहिए और उसके आगे झुकना चाहिए। मैं जी, ये तो कह रहा था, ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये मेरा मानना है, स्ट्रांग मानना है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, खान साहब, मैं ये भी कह रहा था कि ये एक बार हम फिर से उसी बातचीत को दोहराएंगे जो हमने पिछले इंटरव्यू में किया था, क्योंकि उस समय नेटवर्क खराब था, लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। जी, तो वो सवाल मैं एक बार फिर से करूंगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि लोगों को ये बात तो खूब पता चली कि फैजल साहब का दिमाग खराब है, वो मेंटल हैं, पागल हो गए हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं चली
कि वो केस जीत गए हैं, उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, उन्हें किसी तरीके से फंसाया जा रहा था, उन्हें घर में जानबूझ के बंद किया जा रहा था, उनका करियर खराब किया जा रहा था। और ये बात जी बहुत ज़्यादा नहीं छपी कि आप केस जीत गए, आपको जज ने खुद देखा, आपको हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर आपको क्लीन चिट दी गई और कहा गया कि आप किसी भी तरीके से पागल नहीं है, मेंटल नहीं है, आपको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है। और मैं चाहता हूँ इस बात को डिटेल में आप बताएँ और शुरू से लेके लास्ट तक जब आप केस जीते, तो कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, वहाँ से लास्ट तक? कहानी ये हुई थी कि एक दिन मेरे मतलब मैं थोड़ा फैमिली से थोड़ा कुछ बातों पर मैं थोड़ा नाराज हो गया था, थोड़ा मैं दूर हो गया था। फैमिली से बोला यार मुझे फैमिली वालों से कुछ मिलना ही, मैं दुनिया में सबको मिल रहा था, तो फैमिली थोड़ी चिढ़ गई, उन लोग थोड़ा बोले यार ये क्या है, फैमिली से नहीं मिल रहा है, अरे पागल हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपका ख्यालात दूसरे हों और फैमिली के कुछ दूसरे हों, तो मैं अलग हो गया था, डिस्टेंस, मतलब मैं बोल रहा था मैं मिलूंगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, मूड खराब होगा, मैं कुछ सुना दूं वो कुछ सुना दूं, थोड़ा डिस्टेंस हो जाओ। तो अरे फैमिली को नहीं मिल रहा है, पागल हो गया। तो वो पकड़ के उन लोग ने मुझे जबरदस्ती बोले आपको दवा लेनी पड़ेगी, ये तो अंडर हाउस अरेस्ट आमिर ने मुझे 1 साल रख दिया, अंडर हाउस अरेस्ट, बॉडीगार्ड फोन ले लिया, किसी से मिलना नहीं, और दवाई दे रहे हैं, मैं 103 किलो हो गया, एकदम मोटा हो गया। तो फिर मैंने बोला ये सब क्या हो रहा है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ठीक है, कुछ उन लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, तो कुछ दिन तक शायद कुछ पकड़ ही लिया है तो रखेंगे, दवा दे रहे हैं, जबरदस्ती दवा दे रहे हैं, अब मुझे खाना ही पड़ रहा है क्योंकि सब बॉडीगार्ड्स हैं और सब मेरे ऊपर वॉच रखा जा रहा है, मेरे फोन ले लिया, ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो, ये भी मुकद्दर में लिखा था संजय भाई कि इस दौर से भी गुजरना पड़ेगा मुझे। तो खैर जो भी हुआ, फिर जब एक ऐसा दौर आया जब मुझे फिर बीच में लगा कि शायद फैमिली थोड़ी थोड़ी आज़ादी देने लग गई, तो मुझे लगा शायद ये लोग थोड़े टाइम में सुधर जाएंगे, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि यार खुद ही देखेंगे कि यार मेंटल हरकतें ही नहीं कर रहा है, ना मार रहा है ना कुछ कर रहा है, ना, तो बोलेंगे कि शायद हम लोग ही गलत थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मुझे याद है कि 2005 की 2004 में मैं पकड़ा गया फोर्सफुली, आमिर ने आए, पुलिस के साथ आए, वो इलीगल था जो भी आमिर ने किया, वो पुलिस के साथ आए और उन्होंने मुझे बोला अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं आपको इंजेक्शन दूंगा, आपको बेहोश किया जाएगा और फिर आपको लेके, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं, क्या करना है क्या, चलो। उन लोग मुझे लगा जाएंगे कुछ एक नर्सिंग होम में कुछ टेस्ट वेस्ट, डॉक्टर कुछ मुआयना करेगा, बोलेगा जाओ घर, वहां तो उन्होंने मुझे कैद ही कर लिया और फोर्सफुली दवा देने लग गए मुझे, मेरे पानी में इंजेक्ट करने लग गए। अब वो दवा का टेस्ट नहीं और मैं सो रहा हूँ 18-18 घंटे वो कोजी नर्सिंग होम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना क्यों सो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम रिफ्यूज किया कि मैं दवा नहीं लूंगा। तो फिर मैं सोने लग गया 18 घंटे में, बोला कुछ लफड़ा है, लोग कुछ तो मेरे को दे रहे हैं, मैं समझ गया पानी में ही दे रहे हैं मिला मिला के। तो मैंने बोला सुनो भाई, ये ओवरडोज, मैंने सोचा अपने आप को कि अगर ये दवा का ओवरडोज हो गया तो मैं तो मर सकता हूँ कल, क्योंकि इन लोगों को क्या मालूम कितना ये लोग दे रहे हैं, दवा दवा के देते जा रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे सो रहा हूँ मैं दिन में, ये नॉर्मल नहीं है। तो मैंने उनको बुला के बोला सुनो, मुझे पता है आप लोग दवा दे रहे हैं, आप मुझे दवा दीजिए, क्या आपको देना है, ताकि आप सही डोज, अगर आपको लग रहा है तो सही डोज में मुझे मिलेगी दवा, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा। तो मेरी जान को भी खतरा था। तो खैर फिर वो उन्होंने मुझे 20 दिन वहां लगा, कोई हरी शेट्टी करके डॉक्टर आए, वो उन्होंने टेस्ट किया, ये किया फलाना किया। तो फिर 20 दिन के बाद चलिए भाई आपको घर ले जाएंगे, अभी आप थोड़ा ठीक है अंडर कंट्रोल, वहां भी बॉडीगार्ड्स थे कोजी नर्सिंग होम में। तो 20 दिन के 19-20 दिन के बाद वो मुझे आमिर के घर पे वहां कैद कर दिया, अभी आप दवा दी जाएगी, आप यहीं रहेंगे, आप किसी से मिले जुलेंगे नहीं, फोन ले लिया। तो ये सब हुआ मेरे साथ, तो मैं वेट पुट ऑन करने लग गया। तो फिर कुछ दिन के बाद कुछ रिलेटिव्स आए, फैमिली मेंबर, मैं तो मिलता था सबको, अभी उन्हीं को ही मिलना पड़ रहा है, हालांकि मैं उनसे, आपको इसे बताया, मैं थोड़ा दूर था, चिढ़ गया था। खैर अब फोर्सफुली मिलना भी पड़ रहा है फैमिली वालों को। तो कुछ ऐसा लगा मुझे कि शायद ये कुछ दिनों तक चलेगा, वो कुछ महीनों चलेगा, लेकिन ये बात खत्म ही नहीं हो रही। तो मैंने जमाल शेख करके एक डीएनए का जर्नलिस्ट था उस वक्त, वो डीएनए में था, उसका मैंने कांटेक्ट निकाला और ईद के दिन मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने गया उसको मिलने, उसके ऑफिस में। वहाँ मैंने ये सब बताया उसको, जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, इन्होंने मुझे कैद किया है, ये क्या। फिर मैं बोला यार ये अच्छी बात नहीं है, ये फैमिली की बात है, मैं इसको बाहर
अगर बोल देता हूँ ये सब संजय भाई तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फैमिली का सोच के मैंने बोला यार शायद थोड़े दिन और रुक जाते हैं, शायद ये लोग छोड़ देंगे मुझे और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब वो हो ही नहीं रहा है। फिर 1 साल के बाद मैं फिर से जो ये घर में हूँ, मैं यही घर में था उस वक्त, यही घर में बेला विस्टा में। तो फिर से मुझे छोड़ा गया कि ठीक है 1 साल, मतलब 1 साल आपने बोला था आमिर के अभी आप मुझे यहाँ रखोगे आपके घर पे, अब मुझे यहाँ छोड़ दो। तो 1 साल के बाद उन्होंने बोला ठीक है अभी आप जाइए, आप थोड़ा ठीक लग रहे हैं या जो भी है आप जाइए। तो मैं आ गया ये घर में। अब मेरी जिंदगी यहाँ चलने लगी। मैं सोच रहा था मैं वेट अब मैं कहानी लिखने लग गया, बोला क्या करूँ, क्योंकि अब मुझे एक्टर तो कोई लेगा नहीं, मैं 103 किलोज हो गया था। तो फिर मैंने कुछ कहानियां, फिर मैंने सोचा मैं एक गोट फार्म खोल लूंगा, फार्मिंग कर लूंगा, ये बॉम्बे ही छोड़ देता हूँ, एक गोट फार्म। तो उसका बिजनेस मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा वो बात किया सबसे, आमिर के सीए से भी बात किया, बिमल पारी की, वो तो सब वो उसका प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप भाई ये कर लीजिए। तो आमिर से मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट लेके एक वहाँ जाके गोट फार्म बनाता और उनका इन्वेस्टमेंट वापस कर देता, ये मेरा। और वहाँ कहानियां लिखता, क्योंकि मैं थोड़ी बकरी संभालता, वो तो मेरे पास वो जो गावले होते हैं वो संभालते। तो ये मेरा पूरा प्लान था बम्बई छोड़ने का, गोट फार्मिंग करने का, और वहाँ अलग अलग डॉग ब्रीडिंग और ये वो और बर्ड्स की ब्रीडिंग और ये सब मैं सोच रहा था, वेजिटेबल्स और ये सब फार्मिंग करो। अब इस बीच में क्या हुआ कि आमिर साहब ने मुझे एक दिन बुलाया 2007 में, और उन्होंने मुझे बोला कि फैसल, अब मैं आम जिंदगी जी रहा था, अपना गाड़ी चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फैसल मुझे तुम्हारा साइनिंग ये सिग्नेटरी राइट्स चाहिए। तुमको कल कोर्ट, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला तुमको कल कोर्ट में जाना है और बोलना है कि तुम पागल हो, तुम अपना कुछ फैसला ले नहीं सकते, और तभी तुमको एक गार्डियन मिलेगा और तुम्हारे सिग्नेटरी राइट्स मैं ले लूंगा, तुम कुछ साइन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं थोड़ा शॉक में हो गया, बोला ये क्या हो गया है, अभी तो सब सही चल रहा था, मुझे वापस भी जाने दिया। तो शॉक में हो गया। तो फिर मैं उनको तो हाँ हाँ बोल दिया कि हाँ मैं कल जाऊंगा, कोर्ट में आऊंगा, ये डॉक्टर आएगा, फलाना करेगा, ऐसा बोला ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। मतलब अगर मैं जाके ये पूरे उन लोग को ये बोल देता हूँ कोर्ट में कि मैं पागल हूँ और मैं कुछ फैसला ले नहीं सकता अपने लाइफ में, तो मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो घर आके मैंने सोचा, मैंने बोला मैं हाँ तो बोल दिया हूँ, लेकिन ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो तब मैंने घर छोड़ा, मैं घर से मैं तब निकला, ये जो घर है बेला विस्टा 11 बेला विस्टा से, और मैंने बोला अब मुझे अपनी फैमिली के साथ ही उनको टेक ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली ही मुझे खत्म करना चाह रही है, ये मैंने रियलाइज कर लिया। तो तब मैंने घर छोड़ दिया और मैंने एक इंस्पेक्टर दोस्त को जाके मिला, वो इंस्पेक्टर था दादर पुलिस स्टेशन का, सीनियर हेड था, वो इंचार्ज था। तो उसने मुझे बोला कि फैसल साहब, अगर ये, उसको पूरा सुनाया ऐसे ऐसे इन लोगों ने मुझे किया ये, उसने बोला आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आपका जांच पड़ताल कराइए, अगर वो आपको क्लीन चिट देते हैं फिर आपको कोई कोई छू नहीं पाएगा। तो मैंने उसके असिस्टेंट की, उसके पीए के साथ उसके गया लोअर परेल में और टेस्ट दिया उधर। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग माने मेरा टेस्ट लेने, वो बोले नहीं आप फैमिली को लेके आइए। अब फैमिली को मैं कहाँ से लेके आऊँ, सब फैमिली वाले तो मेरे खिलाफ है। तो मैंने बोला भाई आप मेरा टेस्ट लीजिए, आप मुझे जांच पड़ताल करिए, मैं आपको अगर पागल दिख रहा हूँ आप मुझे बता दीजिए, तो मैं भी सोचूंगा कि ठीक है फिर मैं पागल हूँ, तो मैं फिर वापस फैमिली के पास चला जाऊंगा कि हाँ भाई मैं पागल हूँ, आप टेस्ट तो लीजिए मेरा। तो बड़ी मुश्किल से उसने वो मानी, वो लेडी वहाँ लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने टेस्ट लिया। अच्छा, और फिर आमिर के बिमल पारिक करके जो आमिर का सी है, उसने मुझे फोन किया, बोला यार फैसल ये क्या हो रहा है, तुम लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये सब क्या हो रहा है। तो अब मैं तो गुस्से में आ गया था थोड़ा, कि जितना इंसान के साथ हो जाए और वो एकदम शांत थोड़ी रहेगा। तो मैं तो थोड़ा चिढ़ गया था, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं उसने बोला आप मिलो तो आके, उसका ऑफिस था वर्ली में तारदियों में। तो उसके तारदियों के ऑफिस में मैं गया,
उसके शायद पहले माले पे ऑफिस था, उसने बोला आओ मिलो जरा मुझे, क्या हो रहा है। तो मैं जरा गुस्से में था, मैंने बोला सुनो विमल साहब, मैं आमिर को जेल में डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो ये सब हुआ है, इलीगल एक्टिविटीज, ये गलत दवाइयाँ, गलत जबरदस्ती, गलत घर पे बंद करना, अब मैं आमिर को जेल में डालूंगा। मैंने विमल तारिक को बोल दिया ये कि मैंने ये फलाना हॉस्पिटल में टेस्ट कराया है, उसका रिजल्ट आएगा और उसके रिजल्ट के बाद मैं बताता हूँ कि क्या आगे करना है। ये सब सच सच बात मैंने विमल तारिक को बता दी। अब विमल तारिक ने जाके आमिर को बता दिया कि अरे यार ये तो तुमको साला जेल में डाल देगा, ये क्या बोल रहा है फैसल के, ऐसा टेस्ट करा है, ये किया है। और मैंने वो टेस्ट करा के, मेरा जो संकेत था इंस्पेक्टर, उसने बोला तुम यहाँ से थोड़ी दिन हाइडिंग में चलो, जब तक टेस्ट नहीं आता तुम हाइडिंग में चले जाओ थोड़ा, ताकि तुमको कोई पकड़ ना सके, तुमको पकड़ ना ले कोई बीच में, इस बीच में, वरना तुम फिर से पकड़े जाओगे। तो मैं चला गया लोनावला टैक्सी पकड़ के। अब वहां से पता नहीं कैसे एक लॉयर था जो शायद हमारे फैमिली के टच में था, वो मेरे भी टच में था, मुझे लगा वो मेरा थोड़ा दोस्त है, थोड़ा शायद, उसको मैंने बता दिया कि मैं लोनावला में हूँ। तो 3 बजे रात को पुलिस आई, वो वही जगह में, वो लोनावला में, उनने मुझे ट्रैक डाउन किया और मुझे फिर से लेके गए बम्बई। खार पुलिस स्टेशन की पुलिस आई। वो मुझे बोला यार मैंने गलत क्या किया है, आप क्यों मुझे पकड़ रहे हो। आप पुलिस तभी पकड़ेगी जब आपने कुछ गलत किया है, आपके पास वारंट है क्या है। तो बोले नहीं वारंट नहीं, आप चलिए हमारे साथ। मतलब आपका जुडिस्डिक्शन भी नहीं है। तो वो गुस्सा हो गए पुलिस वाले, क्योंकि वो आमिर के और उनके पुल से उन्होंने पूरा अपना पूरा जोर लगा के पूरा अपना उनको भेजा था कि किसी भी कीमत में लेके आओ उसको। तो फिर मुझे लेके आया। अच्छा, इस बीच में क्या हो गया, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैं घर से छोड़ के गया, जब सिग्नेटरी राइट्स की बोला आपको गार्डियन चाहिए, सिग्नेटरी राइट्स, मैं जाके निकल तो गया घर से। मैंने 2 लोग को फोन किया, एक सनके को फोन किया जो पुलिस इंस्पेक्टर था, और एक जमाल शेख को फोन किया कि यार तुम्हारा जो इंटरव्यू दिया था ना मैंने डीएनए में उस वक्त, वो तुम प्रिंट कर दो, ताकि दुनिया में बाहर बात आ जाए तो इन लोग को प्रेशर पड़ेगा। तो जमाल ने बोला अरे अभी तो वो तो इंटरव्यू है नहीं, वो तो निकल गया, या वो अभी आपको फिर से देना पड़ेगा, और मैं दिल्ली में हूँ। तो मैंने बोला आप कब आ रहे हैं। तो बोला मैं आज ही आ रहा हूँ। तो बोला मैं आपको आज ही मिलूंगा। वो सब ऐसा देखिए, सब होने, वो भगवान ऊपर अल्लाह ने सब ये प्लान किया था। ये जमाल शेख को उसी दिन आना था, और उसी दिन वो मुझे ले गया इधर उसके स्टूडियो में, आज तक के स्टूडियो में शायद, और वहां उसने खुद मेरा इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू आपको मिलेगा यूट्यूब पे या कहाँ पर। जमाल शेख ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसने मुझे पूरा इम्पोर्टेंट, उसने बोला कि इसके साथ ऐसा हुआ ऐसा। तो ये जब बात बाहर आ गई तो पुलिस भी थोड़ी डर गई। पुलिस आमिर के वरना पुल में वो लोग कुछ भी कर सकते थे मुझे। तो ये वो इंटरव्यू मेरा बाहर आ गया। तो जब मैं जाके इसको मिला, तब विमल पारेख ने बोला अरे तुम क्या इंटरव्यू दे रहे हो, तुम क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, तुम ये सब क्या इंटरव्यू दे रहे हो, आके मिलो मुझे। तो तब मैं विमल पारेख को बोला अभी मैं उसको आमिर खान को मैं जेल में डालने वाला हूँ। तो ये सब ऐसे बात। तो अब जब पुलिस आई मुझे पकड़ा लोनावला में, तो बात जब बाहर दुनिया में, ये मीडिया ने मुझे बचाया। ये मीडिया ने पूरा उसको पूरा हर जगह फैला दिया कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो अब पुलिस, अब उन्होंने केस डाल दिया, उन्होंने बोला आपको, आपकी मदर ने और सिस्टर ने आपके ऊपर केस डाल दिया है खार पुलिस स्टेशन में। अब वो पकड़ के मुझे ले गए। तो मैं बोला मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं आपको पुलिस स्टेशन में चलना है, आप भागे हुए इंसान हैं, आप किसी को भी, आप सोसाइटी में डेंजरस हैं, आप किसी को भी हार्म कर सकते हैं, अपने आप को हार्म कर सकते हैं, आप पागल हैं, आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं। ये सब मुझे पुलिस बोल रही है लोनावला से आते वक्त। तो अब वो जेल में, खार पुलिस स्टेशन में ले गए। मैं घर नहीं जाऊंगा, आप पकड़ो, आप मुझे क्या, आप कहाँ जेल लेके जा रहे हो, जेल लेके जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो। अभी क्योंकि मीडिया में बाहर फैल गई थी बात पूरी, ये इंटरव्यू और ये सब, तो वो लोग भी थोड़ा डर गए, पुलिस भी, वरना डर गई कि अब हम स्टेप लेंगे तो हम पर इल्जाम आ जाएगा, हम इसको पकड़ के कहीं छोड़ेंगे तो अब दुनिया को पता चल गया ये बात। तो
फिर मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया रात भर। मैं वहाँ अंदर के कमरे में मुझे बंद किया गया, मेरा फ़ोन ले लिया गया। फिर ये जो पुलिस होती है, शायद ये लोग वायरलेस पे कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, तो जो मेरा सन के इंस्पेक्टर था दादर का, उसको पता चल गया कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने बोला था मुझे आप 3-4 दिन छुप जाओ जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाए। तो मैं उसने वो खार पुलिस स्टेशन के हेड को, जो हेड होता है सीनियर इंस्पेक्टर जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो भी इंचार्ज थे, उसने फोन किया खार में, उसने बोला उसको फोन दे दो। तो वो बात करके मुझे फोन मिल गया। अब वो मुझे जाना है कोर्ट में पेश होने। अब मैं तो कोर्ट का शक्ल नहीं देखा था पहले, अब मुझे केस लड़ना है। अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा, अब मैंने खोला फोन और ए नंबर से शुरू किया कि कौन मुझे हेल्प करेगा एक लॉयर लाने में। तो अब मेरा जो बकरी का जो मैं बिजनेस करना चाह रहा था, उसका नाम था अब्दुल अब्दुल अब्दुल, ये सही होता था कुछ नाम, हम्म, अब्दुल। हम्म, तो अब्दुल अब्दुल कादिर या अब्दुल क्या, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। हम्म, तो उनका नंबर आया, वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजार चुके थे अभी इस फिलहाल दौर में, जब बकरियों का बिजनेस ये वो काम करते थे इधर चेंबूर में, जो बकरियों का स्लॉटर हाउस है, वो कुछ वहाँ है, प्रेसिडेंट है क्या है। तो उन्होंने मुझे लॉयर लाया। बोला यार मुझे लॉयर चाहिए, मुझे उस पर एक केस डाल दिया है मेरी फैमिली ने, मुझे एक लॉयर चाहिए। तो उनका और मेरा जान पहचान हो गया था काफी अच्छा इस दौरान। तो उन्होंने मुझे लॉयर ला के दिया जो मेरा केस में आया। तो वरना मुझे थोड़ी केस लड़ने आता है कि क्या वकील पूछेगा क्या होगा, क्या पेपर तैयार करने क्या। तो वकील को जब लॉयर लेके आए, तो मिस्टर वासिद, अब्दुल वासिद, तो वो लॉयर आए। तो उन्होंने वो मुझसे मिले पहली बार, फिर उनको मैंने बताया कि ये तो उन्होंने बोला आपकी फैमिली ने आपके ऊपर ये बनाया। मैं तो मेंटल हूँ नहीं, ये सब उन्होंने डाला है कि आप मेंटल हैं, आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब पूरे, तो फिर वो केस शुरू हुआ। अब वकील साहब भी, अब वो लॉयर ने बोला मुझे आपके लिए कोई खड़ा होगा क्या, कोई आपकी गारंटी लेगा, आपका दोस्त आपका ये, कि मैं इसकी इसको अपने, और मैं वो बोलता हूँ कि ये पागल नहीं है। अब कोई आमिर साहब और आमिर खान और फैमिली के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं। जब जिसको मैं फोन घुमा रहा हूँ, फिर से मैंने ये नंबर से घुमाना शुरू किया कि कौन बंदा आएगा, अल्लाह का बंदा कौन आएगा जो मेरे लिए खड़ा होगा, आके कौन कोर्ट में बोलेगा। अब आमिर साहब का फैमिली का सुन के अब कोई आ ही नहीं रहा। तो फिर अब मैं क्या करूं? अब मैं एक दो लोग को बोल रहा था, मेरे दोस्तों के, भाई कोई मतलब आ ही नहीं रहा है कोई। फिर एक ऐसा हुआ कि मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, वो ट्राई कर रहे, वो भी ट्राई कर रहे। तो उन्होंने किसी को 5 बजे कोई एंट्री हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। एन वक्त जब कोर्ट बंद होने वाला, एक एंट्री हुई एक आदमी की, उसको मैं जानता था। उसने उन्होंने बोला कि हाँ ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तब जज साहब ने बोला इसको जेजे हॉस्पिटल में भेजो, वरना मुझे सीधा उसी दिन वापस बैक टू फैमिली मिलता और वापस वो मुझे इंजेक्शन देते और दवाइयां देते और मेरी तो लाइफ उधर ही खत्म। फिर मुझे जेजे में भेजा गया कि जेमेंटल वार्ड में, कि आप इनका इनको एग्जामिन करिए। तो 20 दिन में जेजे वार्ड में, मेंटल जनरल हॉस्पिटल वार्ड में मैं रहा। और वहां मुझे टेस्ट देते थे, ये करते थे, सब करते थे। अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं, जो मेंटल, जो मालूम किया जाता है कि आदमी मेंटल, उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, कुछ सवाल जवाब, कुछ अलग अलग वो पूछते हैं कुछ। तो वो मैं 20 दिन वहां रहा जनरल वार्ड में। फिर मेरा कोर्ट केस यहाँ चल रहा था। तो 20 दिन के बाद फिर मैं आया। फिर जज ने बोला ठीक है, इनको उन लोग ने, जेजे हॉस्पिटल ने बोला है कि इनमें कुछ खराबी नहीं दिख रही है ऐसे कुछ, ये अभी तो हम लोग इनको मतलब ठीक देते हैं। तो जज ने बोला कि ठीक है आप रह सकते हैं। लेकिन केस चल रहा था अभी, क्योंकि आमिर चाहते थे मेरा गार्डियन और शिप लेना, और वहां मेरे फादर को मालूम पड़ गया। तो फादर की दूसरी शादी हो चुकी थी जब तक, वो दूसरी वाइफ के साथ रहे थे, शहनाज। तो उनको पता चला तो वो मेरे लिए सपोर्ट में आ गए। फिर फादर ने मेरा गार्डियनशिप लेना चाहा आमिर से,
और मैं तो तभी भी बोल रहा था कि मुझे कोई गार्डियनशिप की जरूरत नहीं है, ना फादर की चाहिए ना आमिर की चाहिए। भाई मैं एक एडल्ट आदमी हूं, तो मुझे किसी की गार्डियनशिप नहीं चाहिए। फिर भी जज ने बोला नहीं, आप हम आपको अभी केस चल रहा है, आपको जज किया, तो आपको हम फादर को दे देते हैं। तो आमिर वो केस वहां, वो थोड़ा आमिर का पल्ला कमजोर हो गया और मेरे फादर को दे दिया गया, मेरा गार्डियन। अब फिर भी केस चल रहा है, फिर इन लोग ने मेरे फादर के ऊपर कुछ दबाव डाला, तो फादर ने भी एक दिन कोर्ट में आके बोल दिया कि भाई मुझे नहीं लेना है ये कुछ भी फैसले। फादर भी पलट गए, कुछ प्रेशर में आ गए। अब मैं फिर से सोच रहा हूँ कि अब फिर से मैंने कोर्ट को, जज को बोला कि भाई मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, आप मुझे अकेला रहने दीजिए, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। तो जज साहब भी देख रहे थे कि इतने महीनों में कि ये तो आ रहा है, कोर्ट में भी आता है। और जज साहब ने बोला आप पुलिस स्टेशन में जाके रोज आप अपना एब्सेंस और प्रेजेंट मार्क करिएगा, कि आपको रोज जाना है, अपना प्रेजेंट मार्क करके आइए कि आप रोज जाएंगे, आप कहीं भाग नहीं जाए। तो वो सब भी तो पुलिस वो देख रहा था, जज भी साहब देख रहे थे कि भाई ये तो सब सही कर रहा है, पुलिस में भी चला गया, सब जा ही रहा है, सब कहीं नहीं भाग। तो जज साहब ने मुझे बोला ठीक है आप अकेले रहिए, ना आप आमिर के पास जाइए ना फादर के पास जाइए। जब फादर ने हाथ उठा लिया तो जज साहब ने बोला ठीक है आप अकेले रहिए। तो फिर मैं अकेले रह रहा था और केस भी चल रहा था। अपनी लाइफ में रेंट लिया मैंने घर चेंबूर में, तिलक नगर में। तो वहां मैं रहता था, क्या बोलते महाडा का फ्लैट था, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहां मैंने कुछ वक्त गुजारा, फिर केस चलता रहा। फिर 2008 में केस मेरा कुछ चला, 5-6 महीना चला, शायद अक्टूबर 2007 से फरवरी तक चला मेरा केस। फरवरी वैलेंटाइन डे के आसपास ही मेरा मुझे फाइनल जजमेंट दिया जज ने, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको हम क्लीन चिट देते हैं और आप मेंटल नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और आप टोटली अपने फैसले लीजिए, आप फ्री हैं, आप अपने विल पे रहिए, यू आर अ फ्री पर्सन, यू आर अ फ्री पर्सन। तो वो करके मुझे जज साहब ने मुझे ऑर्डर मेरे फेवर में पास किया और बोला कि यू आर नॉट अ मेंटल पर्सन, यू आर यू कैन टेक यू स्टे ऑफ, उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। तो फिर मुझे इस तरह, तो मैंने अब मैं अपने कामों में लग गया। देखिए एक आदमी होता है जो, अब मैं रिवर्स करके फैमिली के पीछे पड़ जाता तो मुझे क्या हासिल होता। तो मैंने सोचा मैं फैमिली से, तो मैं बाहर ही रह था। मैं 1 साल 8 महीने रहा तिलक नगर में, फिर बैंड्रा ईस्ट में मैंने एसआरए बिल्डिंग में रहा, गुरु नानक हॉस्पिटल के बाजू में एक बिल्डिंग है एसआरए, तो वहां मैं रहा एक साल 4 महीना या ऐसा कुछ, 7-8 महीने चेंबूर में रहा। और बाद में तो वहां मैं अपना लाइफ जी रहा था और अपना काम जो भी लिख रहा था, क्योंकि मैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री से यही काम सीखा है मैंने असिस्टेंट के तौर पे, तो मैं वही स्क्रिप्ट लिखने लग गया। और फिर एक आदमी ने मुझे साइन भी कर लिया उस बीच में, एक थे जो अभी गुजर गए, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो गुजर गए, वो भी कोई मुस्लिम आदमी थे। उन्होंने मेरी एक कहानी भी पसंद कर ली, उन्होंने मुझे साइन भी कर लिया था उस दौरान में। तो ये सब बहुत हुआ, हंगामे बहुत हुए, लेकिन मुझे जज साहब ने फ्रीडम दे दिया, आजादी दे दी। ये पूरा किस्सा ये है इसका। और फिर मैं अपने लाइफ में लग गया। फिर कुछ 1.5 साल के बाद 8 महीना उधर, और फिर 2009 या 10 में फिर से मेरी कुछ फैमिली कॉमन फ्रेंड्स थे, कुछ ये था, तो उन लोगों ने बोला नहीं यार ये अच्छा नहीं लगता, कुछ उन्होंने मिलाने की कोशिश की। तब जाके मैं आमिर से मिला और मैंने आमिर को बोला कि भैया आमिर, आप लोग ने मेरा नाम इतना खराब कर दिया है, मेंटल आदमी को कौन काम देगा, तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे खाऊं, मैं कैसे कमाऊं। तो आमिर ने मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर के बतौर रखा तब, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपने किसी को पागल करार कर दिया, पूरी आमिर खान बोल रहा है भाई कि ये पागल है, परफेक्शनिस्ट, तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं। हालांकि मैं उनके ऊपर डिफेमेशन केस भी डाल सकता था, नॉट डिफेमेशन के क्या क्या बोलते हैं वो, कि उन्होंने जो भी एक केस भी डाल सकता था कि उन्होंने मेरा नाम खराब किया, उसकी उनको वो देना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी, मानहानि का, मानहानि का नहीं, डिफेमेशन और कुछ उसको क्या कुछ बोलते हैं, कुछ वर्ड है वो।
कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा कि कॉम्पेंसेट तुमने या तुमने मेरी लाइफ को ऐसा बिगाड़ा है तो तुमको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो क्या कॉम्पेंसेट? तुमने लाइफ बर्बाद कर दी ना। आमिर खान बोल रहा है, आमिर खान ने पुलिस का पावर और डॉक्टर का पावर और पूरा पावर लगा के बोल दिया, तो कॉम्पेंसेट क्या करोगे? ऐसा थोड़ी बनता है किसी को हक के आप किसी को भी पागल करार कर दें और उसको उसकी रोजी रोटी बंद हो जाए। तो तो ये क्या सब तो ये सब तो फिर बाद में मैंने सोचा चलो फैमिली से मतलब दूर ही रहें, लेकिन फैमिली है, अब क्या करें? तो हेलो हाय करेंगे लेकिन दूर रहेंगे। तो तब से मैं फैमिली से दूर ही हूँ और मिलता हूँ, उनको बर्थडे विश करता हूँ, केक भेजता हूँ, लेकिन उनसे मैं डरता हूँ, दूर से सलाम करता हूँ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो हाल है। खान साहब, मुझे ये भी जानना था, जब आप तिलक नगर में रह रहे थे, बैंड्रा ईस्ट में जब एसआरए की बिल्डिंग में रह रहे थे और केस लड़ रहे थे, तब आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे? अब ये भी ऊपर वाले की मर्जी थी, आप मानेंगे नहीं। एक लैंड लिया था ना, जो मैंने लैंड लिया था अहमदनगर में, जो बकरी का करना चाह रहा था मैं, हाँ तो हाँ हाँ हाँ। वो आदमी को मैंने कुछ पैसे दिए थे, तो वो मैंने रिटर्न लिया। मैंने बोला मुझे ये डील कैंसिल करना है, तो वहां से थोड़े पैसे आने लग गए। फिर आप मानेंगे नहीं, बिग बॉस क्योंकि पूरा चर्चित हो गया था मैं, तो बिग बॉस जो एक शो होता है, वो तो ये सब चाहते हैं कि ये आदमी, वो तो ऐसे ही जो चर्चे में होते हैं लोग, वो बिग बॉस में वो लोग उनको इनवाइट करते हैं। हाँ। तो वो सडनली ये ऐसा, ये भी जो बिग बॉस चलता है, तो उनको तो बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यार ये ऐसा आदमी है जो इसके ऊपर ये है वो है, जो भी है, बदनाम आदमी है, नाम आदमी है, जो भी है। तो वो मेरे पास पहुंच गया एक दिन, और उन्होंने बोला आपका तो, आपको हम बिग बॉस में लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए भाई, ये बिग बॉस में वो भी आप फिर से बंद कर देंगे मुझे। तो हमेशा बंद कर चुके हैं, एक बिग बॉस तो खेल चुका हूँ अब आप मुझे बंद कर देंगे? बोला जी हम आपको पैसा देंगे भाई बंद करने का। तो बोला अच्छा, पैसा मिलेगा बंद होने का? तो ये तो अच्छी बात है यार। तो उनका साइनिंग अमाउंट आया, हाँ। मुझे चेक दिया, मेरा साइनिंग अमाउंट, मैं गया उनके, तो फैमिली वालों को मालूम पड़ गया। हाँ। उनको ने बोला अरे यार ये बिग बॉस में जा रहे हैं, पता नहीं वहां क्या बोल देगा। तो वहां से भी मेरा पत्ता कट हो गया। मेरे को ना आपको साइनिंग अमाउंट आ गया था 4 लाख, आपको नहीं लेंगे। तो ऐसा करके पैसे भी आ रहे थे। अब जो देखिए, अल्लाह वही बोलता हूँ मैं, अब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा शो भी, बिग बॉस भी होगा और मुझे 4 लाख दे देगा बैठे बैठे। ये तो फिर साइनिंग अमाउंट किसने वापस की बिग बॉस की? नहीं, साइनिंग आमिर अमाउंट खान? वापस नहीं, साइनिंग अमाउंट वापस कोई देता नहीं है, तो इंडस्ट्री का अच्छा। रूल है, आपको साइनिंग मिल गया तो मिल गया, लेकिन मेरा अच्छा। पत्ता, और जो कमा सकता था मैं, जो वो बंद करके मुझे पैसा देते, वो नहीं मिला। मतलब उन्होंने मुझे शो से ही निकाल दिया। ओके। तो आगे पैसा नहीं मिला, लेकिन ये सब हुआ। सलमान खान के साथ आपके कैसे रिलेशन है? हमेशा सलमान खान के बारे में हमने देखा है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, जिनको मानते हैं बहुत मानते हैं। आपका ये पूरा केस सलमान खान ने भी देखा होगा, तो कभी वो आपसे मुलाकात, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं देखिए क्या है, इंडस्ट्री में क्या होता है, आमिर खान जो है बड़े सुपरस्टार हैं, सलमान खान सुपरस्टार है, तो वो अब वो एक दूसरे के फैमिली में शायद घुसना। अब सलमान खान को मैंने फोन किया, मैंने अरबाज खान को फोन किया कि मैं पिक्चर एक डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो जो प्रोड्यूसर था ना, वो बोलता था यार बड़े स्टार लाओ, मेरे पास पैसा बहुत है, तुम कोई भी स्टार लाओ। अब मैं बोलता था यार ये स्टार लोग के दिमाग खराब होते हैं, वो इतना पैसे पैसे उनके पास भी बहुत है, वो क्यों आए आपके साथ, आप नए हैं, और मेरा मेंटल का एक टैग लगा हुआ है, तो एक तो मेंटल आदमी बोलेगा उनको, दूसरा आप नए हैं, तो वो क्यों आपके साथ काम करेंगे? वो तो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वो अपना वो अलग एक चलता है। वो बोलता था कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, आप किसको भी लाओ। वो ठीक है भाई, वो लोग आए, फिर भी कोशिश की मैंने, कुछ एक्टर्स को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत कोशिश की कि कोई आ जाए, कोई मिल जाए, कोई मिलता ही नहीं। तो मैंने बात भी की थी, सलमान किसी के थ्रू बात की थी, तो वो भी नहीं हो पाया, सलमान ने भी ना कर दिया, तो कोई सहारा ही नहीं था, कोई छू ही नहीं रहा था मुझे। और ना मैं किसी को जानता हूँ इतनी अच्छी तरह फिल्म में, मैं खुश हूँ, मैं किसी को नहीं जानता फिल्म इंडस्ट्री में। आज जो फिल्म इंडस्ट्री का नाम है, मुझे लगता है 99% तो ऐसे ही, 95 तो मैं श्योर बोल सकता हूँ परसेंट ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में कि भाई सब अपना सेल्फिश, सब खुद गर्ज,
सब अपना ही देखते हैं, कोई किसी की हेल्प ऐसा नहीं करता। मतलब मैं तो गुजर चुका हूँ, मेरी तो किसी ने हेल्प नहीं किया। तो फिर मैंने ऐसी जिंदगी चलती गई। अब फिर थोड़ा मतलब फिर आमिर के यहाँ से थोड़ा स्क्रिप्ट डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा एक तनख्वाह मिलती थी, तो उससे गुजारा किया। कितनी तनख्वाह मिलती थी यदि आप 30,000 से स्टार्ट किया, हम्म, 30,000 से स्टार्ट किया था उन्होंने। क्योंकि आमिर साहब ने बोला आप बताइए आपका खर्चा, कि आप पागल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पैसे भी लिमिटेड दिए जाएंगे ताकि आप उसको मतलब आप ऐसा नहीं कर देंगे उड़ा दें और ये कर दें, और तो आपका क्या खर्चा है आप बनाइए लिस्ट। तो आपको मुझे 30,000 मिलता था शुरुआत में हर महीना, और मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था और उसका जो भी रिव्यू बनाता था स्क्रिप्ट का। तो वो उस तरीके से चली जिंदगी। तो मंसूर साहब जो हैं आपके कजन हैं, जो जी जी, फार्मिंग का जो आइडिया था क्या वहां से आता है? क्योंकि वो शायद फार्मिंग वगैरह करते हैं ना पुणे में। वो नहीं, पूरा नहीं, ऊटी में, कुनूर में, कुन्नूर में करते हैं, हाँ कुनूर हाँ में हाँ। कुछ का है, उनका कुछ है, कुछ वहां मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उनका कुछ है एक सेटअप, कुछ उन्होंने कॉटेजेस बनाए हैं, कुछ गेस्ट को रखते हैं कुछ। और मैं वो तो आपको एक संजय भाई एक बात मैं ये बताऊं, मैं तो ये लाइन में आना ही नहीं चाहता था, मैं तो एक्चुअली होटल लाइन में जाना चाहता था। ओके। अब मुझे पता नहीं यार ऊपर वाला क्या चाहता है, जब मैं जाऊंगा ऊपर तो मैं पूछूंगा आप मुझे यही लाइन में क्यों लाना चाहते थे बार बार। मैं तो होटल लाइन ज्वाइन करना चाहता था, फार्मिंग करना चाहता था। मैं जब चाहता हूँ कि ये लाइन से दूर आऊं, वापस मुझे कुछ घसीट के अंदर पता नहीं ऊपर वाला भेज देता है। अब ये क्या चक्कर है, फिर ऊपर वाला इसमें कुछ मतलब अब ऊपर वाला ही हेल्प करे, अब मैं तो लड़ जाऊंगा ऊपर वाले से कि भाई आप मुझे बार बार ये लाइन में घसीट रहे हो, मुझे हेल्प तो करिए आप। ऊपर वाले से मैं मुझे कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, दुआएं मांगनी पड़ेंगी कि आप मुझे बार बार यही लाइन में ला रहे हो यार। इतना तो हक बनेगा ना मेरा ऊपर वाले से झगड़ा करने का, कि ऐसे माहौल में आप ला रहे हो जहाँ एक से एक अजीब विचित्र प्राणी घूम रहे हैं, बॉलीवुड। मैं तो अपना ऐसा इंसान हूँ संजय भाई, मैं अपना रोजी रोटी कमाना चाहता हूँ, सिंपल आदमी हूँ, चाहे कोई भी काम करूँ। अब सीखा ये है तो अब इसी में है। सही बात है। अब पूरी जिंदगी निकाल दी, असिस्टेंट दौर से चले आ रहे हैं सब, स्टेज थिएटर किया, ये किया, सिंगिंग किया, डांसिंग किया, फाइटिंग, सब यही सीखा है, हॉर्स राइडिंग, ये वो सब यही लाइन की उतार चढ़ाव, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट डॉक्टर, तो सब यही लाइन देखते हैं, यही जी रहे हैं। खान साहब अभी भी क्या आमिर खान के यहाँ से आपको सैलरी मिलती है कोई कुछ, वो जो मिल रही थी जो पैसा? अभी मैं उनसे कुछ पैसा लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लेता हूँ उनसे पैसा, हर महीने में कुछ पैसा लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा ये हक बनता है, वरना मैं उनसे कॉम्पेंसेशन लंबा चौड़ा लूं केस लड़के। तो इस हक से मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे कुछ आप दीजिए पर महीना, क्योंकि आपने तो पागल करार कर दिया तो कोई काम कहाँ देगा। अच्छा उन्होंने भी मुझे एक दिन काम से निकाल दिया। कैसे, कब, क्यों? 3-4 साल। अब उनको लगा, उन्होंने बोला नहीं भाई आप नहीं कर सकते काम, तो आप छूट। तो मैं फिर आमिर से लड़ा मैंने बोला भाई मेरी खुद मैसेज बातचीत हुई, मैंने बोला आप निकाल। फिर मैं देखिए मैं फिर या तो मैं उन पर केस डालूं कंपेंसेशन का, कि कंपेंसेट फॉर व्हाट एवर यू हैव डन रॉन्ग टू मी, तो ये तो सीरियस बात हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे काफी मैसेजेस ये वो, मैंने बोला आपने मुझे निकाल दिया है लेकिन कौन काम देगा, यही तो बात है। अभी लोग आमिर खान को मानते हैं भाई, तो मेरा या तो मैं केस लड़ूं, तो वो मैं टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं उनसे लेता हूँ कुछ हक से महीने से। अब ऐसा वो मैं हक से लेता हूँ। अच्छा, बिग बॉस लगातार हर साल आता है, उसके बाद बिग बॉस वाले कभी आपके पास नहीं आए? बिग बॉस वालों से, जब बिग बॉस वालों ने मुझे निकाल दिया तो मैंने उस टाइम मेरे वकील बहुत दोस्त हो गए थे, तो मैंने किसी वकील को पेपर दिखाया कि भाई इन लोग, तो उन्होंने बोला चलो हम लोग उनके ऊपर भी केस डाल देते हैं कि इन्हें क्यों निकाला आपको। तो वो बिग बॉस वाले चिढ़ गए थोड़े, बोला यार ये तो हमारे ऊपर केस डाल रहा है, एक तो साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, और मतलब आप मतलब मैंने बोला यार पैसे की भी जरूरत है तो चलो बिग बॉस साइनिंग अमाउंट पूरा तो दे दो, मैंने आप निकाल रहे हो ये सर, तो वो लोग भी चिढ़ गए। अब सबका ईगो होता है, मैंने तो ऐसे ही एक ट्राई मार दिया कि शायद पैसा की जरूरत थी ना संजय भाई। मैंने बोला चलो एक डाल दो, वकील साथ में बोल रहा है डाल देते हैं, देखते हैं आएगा तो आएगा, ठीक है डाल दो यार।
अगर या खान तो साहब अगर अंदर लेना पड़े तो अंदर भी चले जाएंगे, पैसे बंद करने के पैसे दे रहे हैं, तो कहीं से आ जाए यार, ये लोग साइनिंग अमाउंट 7 लाख था, तो बोला चलो वही दे दें, 3 लाख और आ जाए, तो एक तुक्का मार दिया मैंने ऐसे ही कि चलो। तो आपने केस कर दिया था, बिग बॉस वालों पे हाँ, केस कर दिया था? हाँ, मेरे वकील ने बोला ट्राई, हालांकि जब मैंने क्लॉज पढ़ा तो बोला हम लोग जीतेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ हुँ, क्लॉजेज बड़े बहुत बड़े क्लॉजेज होते हैं, बोला हम लोग हुँ, जीतेंगे तो नहीं, लेकिन मैंने हुँ, चलो एक तुक्का मार दें, कभी कभी एक रवि शास्त्री शॉट मारता था ना क्रिकेट में, ऐसा लगता था हुँ, आउट होने वाला है, लेकिन वो साला 4 या 6 चले जाता था, हुँ, हुँ, लकीली। रवि हुँ, शास्त्री ऐसे ही बैटिंग करता था अपने जमाने में। मैं हुँ, चलो हुँ, मैं भी एक घुमा दूं शॉट यार, साला 6 हो गया ना, लग गया तो लग गया, पैसे की जरूरत है 3 लाख आ जाएंगे, क्या बुरा है यार। और हुँ, वकील भी मेरा कम, मेरा दोस्त बन गए थे सब, ये केस वेस के वकील सब, तो कम पैसे में लड़ रहे थे मेरे लिए, वकीलों से काफी दोस्ती है मेरी। हुँ। अच्छा, अब अगर कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है नहीं आपकी नहीं सल नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। चलिए, आपने आज डिनर भी नहीं किया है और मैं आपको 11 बजे तक आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जाते-आते आपकी आगे की योजनाओं पर बात करते हैं और आपसे जानते हैं कि आगे की क्या योजनाएँ हैं, कितनी स्क्रिप्ट आपने लिख ली है और किन-किन के साथ अभी फ़िल्म का लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो आपको कुछ अप्रोच भी किया होगा कि हम साथ में काम करते हैं। आगे नहीं, की योजनाओं पर फिल्म इंडस्ट्री वाले ऐसे काम नहीं करेंगे, जब पिक्चर लग जाएगी और उसका रिजल्ट आ जाएगा, शायद कुछ या तो रिव्यू कुछ लोग अच्छा दें, या कुछ नाम कमा ले, कुछ, तभी वो लोग अप्रोच करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री वाले देखते हैं कि आपकी मार्केट क्या है, या तो पिक्चर चल जाए तो फिर आना, शायद लोग अप्रोच करेंगे कुछ लोग, या मैं कुछ दिल खोल के अप्रोच कर सकता हूँ, हुँ, तो ये देखा आगे की जाएगा फिल्म के बाद। लेकिन मैंने इ 3 स्क्रिप्ट लिखी है इस लॉकडाउन के दौरान। मैंने क्या किया कि एक तो अलग-अलग स्क्रिप्ट पे भी काम करते रहा, उसके बजट्स निकालना, उसका टेंटेटिव एक्ट, उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार करना, रफ डायलॉग्स के साथ, तो वो स्क्रीन प्ले लिखना, वो मैंने 3 स्क्रिप्ट्स का कर दिया है। ये मैंने कर दिया है। और प्लस मैं अपना सेंसर भी करा, ये जो फैक्ट्री पिक्चर है इसकी सेंसरशिप कर रहा था, इसके ट्रेलर काट रहा था, इसके टीजर बना, पोस्टर बना रहा था, और सबटाइटल बना रहा था, वो सब भी काम चल रहा था अपना। तो इसलिए इसलिए जब ये लॉकडाउन थोड़ा खुला, तो मेरा तैयारी इतनी थी कि मैंने सेंसर वेंसर सब हो चुका है, ओके। तो अब मुझे उसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, खाली रिलीज में ये कर दो, गाना सब रेडी है अपना, खाली फाइनल कुछ 1-2 ट्रेलर कट रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो थोड़ा मामूली काम है, हैंडल हो रहा है, वरना मेरा पूरा मतलब सेंसर वेंसर सब हो गया है, सर्टिफिकेट ये वो सब पूरा मैंने ऑर्गेनाइज करके सब मैं बैठा हूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही हैंडल कर रहा हूँ संजय भाई, ये प्रोजेक्ट भी हाँ, एक्चुअली, हाँ। एक तो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, वो तो एक्टिंग तो खत्म हो गई, अब वो तो खत्म हो गई, लेकिन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन का काम अभी तक चल रहा है कि ये पास कर लो, ये डिजाइन क्या है, ये थंबनेल क्या है, ये प्रोमो ठीक है, वो भी रात रात तक काम चलता है मेरा। और हुँ, प्लस प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी नए हैं ना, और मैं प्रोड्यूसर का बेटा रह चुका हूँ, तो मैं हुँ, प्रोड्यूसर का तो पैसा वेस्ट कर नहीं सकता, हुँ, मैं जाया नहीं हूँ, मैं खुद जानता हूँ प्रोड्यूसर लोग कितने मुश्किल से पैसा लाते सही। हैं और लगाते हैं पिक्चर में, उनका तो पैसा वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो हुँ, अब प्रोड्यूसर लोग भी नए, तो कोई गलत डिसीजन ना ले ले उसमें, हर मैं ही इन्वॉल्व होता हूँ, तो अब हुँ, वो चल रहा है ये सब, अब हमने टाई अप भी किया है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और वो सब चल रहा है, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप किया है, हुँ, पैनोरामा कंपनी के साथ, तो सब अच्छा जा रहा है। हुँ। अब जाते-जाते हम सरसरी तौर पर लोगों के बहुत सवाल आए हैं, कुछ वो ले लेते जी हैं। सबसे जी। पहले डीएसबी ब्लॉगर जो बार-बार बहुत सारे मैसेज इन्होंने किया और इनका सवाल ये है, क्या आप सोशल मीडिया में हैं? हैं तो किस नाम से हैं? आपको इंस्टाग्राम में हम कैसे सर्च कर सकते हैं? ट्विटर में कहाँ पे देख सकते हैं? देखिए मेरे फेसबुक में मैं कंप्यूटर से इतना ये नहीं हूँ, मतलब हुँ, मुझे आता है चलाना, कुछ सीख रहा हूँ अभी भी, ये फिल्म के दौरान ही जो सीखा है, ये सब एडिटर से, उससे इससे इसको ईमेल करना, ये करना, वो सब थोड़ा मैं सीख रहा हूँ। तो हुँ, मैं हूँ तो फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी हूँ, और ट्विटर पे भी हूँ, हुँ। किस-किस लेकिन नाम से मैं हैं? लेकिन हुँ, फैसल हुँ, खान ही हुँ, है शायद नाम, हाँ। हुँ, लेकिन हुँ, क्या हुँ, है संजय भाई, मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं सबको देखूं, सबको आंसर करूं, तो मैंने किसी को रखा है कि भाई आप इसको हैंडल करिए, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, आपको अगर आपको कभी कुछ लिख के आपको लगे तो मैं उसको लिख के दे दूंगा, लेकिन वो लोग मेरा पोस्ट करते हैं, हर चीज करते हैं, तो मैं उसके अंदर इतना नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, साफ बात तो हुँ। ये है।
क्योंकि मैं अपनी कहानी लिखूं इतना काम होता है संजय भाई कि मैं अपने आगे का देखूं कि ये सब मैं इसमें रहूं तो फिर मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा आगे, और मैं अकेला हर चीज करता हूँ। मेरे पास असिस्टेंट्स भी ज्यादा नहीं है, प्रोड्यूसर के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इतने लोग रख पाए, तो सब चीज मुझे ही करनी पड़ती है। पूरा प्रोडक्शन का भार, डायरेक्शन का भार, एक्टिंग का भार, राइटिंग का भार, आगे प्रोजेक्ट्स राइटिंग का भार। तो वन मैन आर्मी है मेरी, वन मैन शो हूं मैं। एक सवाल जी बिल्कुल वन तो मैन कोई शो। नाराज ना हो, अगर कोई नाराज ना हो कोई के इनका आंसर नहीं आ रहा है या ये नहीं हो रहा है, लोग गुस्सा आपसे भी हो जाते मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ, आपको हर किसी ने इतना प्यार भेजा है और हैं। आपको इत्मीनान से लोग सुन रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं, इसलिए भी मैं जी बीच में कुछ नहीं बोल रहा। तो एक सवाल पूछा है मूवी रिव्यू नाम से, मेला जी 2 बनाएंगे क्या सर? भाई, कुछ मेला 2 तो नहीं बनेगी, आई डोंट थिंक, नहीं मेला 2 तो नहीं बनेगी। अपनी किसी फिल्म का भाग 2 बनाएंगे या किसी फिल्म का रीमेक करेंगे? अपने होम प्रोडक्शंस की, अपने डैडी डैडी नहीं होम। मैं क्या चाहता हूँ ना संजय भाई कि अगर मैं क्रिएटिव आदमी हूँ तो मुझे कुछ नया ही लिखना चाहिए। हालांकि एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो हॉलीवुड के हैं, उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। जैसे कि एक फिल्म थी गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, उसको मैंने इंडियनाइज किया है। वो मुझे बहुत बहुत वो फिल्म जब भी मैं मतलब देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इतनी अच्छी फिल्म है। और वो अगर मैं इंडियनाइज कर पाऊँ तो बहुत मजा आएगा, तो उसके ऊपर मैंने काम किया है। तो एक दो ऐसी फिल्में हैं जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन उसको भी मैं चेंज करके ही, इंडियनाइज करके ही उसको पेश करूंगा। क्योंकि अभी देखिए इतने आइडियाज देखते हैं ना, तो एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि दे आर ओनली 36 स्टोरीज इन फुल। जो भी बनती है कहानी 36 स्टोरीज को ही तोड़ मरोड़ के ऐसे जोड़ के वही किया जाता है। जो भी आप जोड़ेंगे तो वही आपको दिखेगा। 36 स्टोरीज है दुनिया में बस, तो ऐसा कुछ नया मैं भी नहीं ला सकता। 36 या 38 जो भी होते हैं, एक बोलते हैं ना, मतलब ये एक बैरोमीटर होता है कि इतनी कहानियां कोई तोड़ मोड़ मरोड़ के यहाँ आगे पीछे करके वही बनाया जाता है। एक और दर्शक हैं आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी फिल्म फैक्ट्री का बजट कितना है सर? फैक्ट्री का बजट है 4 करोड़। ओके। लेकिन हर फिल्म का बजट इतना छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री में सिर्फ 6 किरदार हैं, 6 एक्टर्स हैं। तो क्या होता है जब एक्टर्स बढ़ते हैं और लोकेशंस बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से बजट तय किया जाता है हर पिक्चर का, क्योंकि एक्टर्स की फीस अलग अलग होता है। अगर आप 20 एक्टर्स को लेंगे और 6 एक्टर को लेंगे तो एक्चुअली 20 एक्टर की फीस होगी, उनके स्टाफ की फीस होगी, उनका होटल का रहना होगा। यहाँ खाली 6 लोग का है, यहाँ 20 लोग का आप दे रहे हैं, रहना खाना पीना कॉस्ट्यूम्स, तो हर चीज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं। स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत डिपेंड होता है बजट, स्क्रिप्ट का बजट। हर स्क्रिप्ट का, अभी आप जैसे मैं कोई भी प्रोड्यूसर आते हैं नए वाले तो मिलने, मुझे बोलते हैं बजट क्या होगा, अरे वो तो आपने इतने में बना दी थी, ये भी इतने में। मैं बोलता ऐसा नहीं होता है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो दाल का जो अलग अलग दाम होता है, कुछ भाजी लेंगे तो अलग दाम होता है, पनीर लेंगे तो अलग दाम होता है, चिकन लेंगे तो अलग दाम होता है। आप बोलो हर डिश का मैं एक ही दाम दूंगा, सही बात है। तो ऐसा नहीं होता है। वो नए नए लोग आते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या एक बजट होता है, क्या होता है, तो उनको समझाने में भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। डी एसएमईज ब्लॉगर ने पूछा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है आपसे मिल पाना? किस सिलसिले में? मेरे ख्याल से फैन है और ब्लॉगर है। वो तो पूछना पड़ेगा ना किस सिलसिले में। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं ब्लॉगर साहब, एसएमईज किस साहब? सिलसिले? हाँ किस हाँ, आमिर खान सर के भाई हैं। किसी ने पूछा भाई हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आमिर खान सर के छोटे भाई हैं। छोटे भाई, छोटे हैं। 1 साल 6 महीना छोटे। एक आमिर साल आपसे छोटे हैं ना? नहीं, मैं छोटा हूँ। अच्छा, आप छोटे हैं। मैं छोटा हूँ, आमिर बड़े हैं, मैं 1 साल 6 महीना छोटा हूँ। प्रफुल्ल ने आपको कई बार प्यार भेजा है और उन्होंने लिखा है, शुक्रिया। सर लव फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र से मैं आपको प्यार भेज रहा हूँ, दिल भेजा है उन्होंने आपके जी लिए। जी जी जी, शुक्रिया। प्रफुल्ल पवार। प्रफुल्ल पवार। इसके अलावा तो मेरी तो यही इच्छा है संजय भाई कि मैं अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाऊं और लोगों को एंटरटेन करूं। लोग अपना आए, अपना दुख भूल जाएं और एंजॉय करें जो भी पिक्चर मैं बनाऊंगा। मेरी एक जो पिक्चर बनाने की स्टाइल रहेगी ना संजय भाई, वो ऐसी स्टाइल रहेगी कि
उसमें एक सबक तो रहेगा। जैसे ये पिक्चर फैक्ट्री में भी एक सबक है कि बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। ये बेसिक मैसेज एक बेसिक मैसेज है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन इट्स पैकेज्ड इन अ कमर्शियल वे। गाने हैं, फाइट्स हैं, एक्शन है, इमोशंस हैं, कॉमेडी है जितनी चाहिए, थोड़ी कॉमेडी भी है हद तक। आपको शायद मेरे कैरेक्टर पे भी हंसी भी आएगी और अलग अलग ऐसा आएगा। तो ऐसा कमर्शियल पिक्चरें बनाएंगे, पूरा एक मैसेज होगा हल्का फुल्का। सर 3 लोगों का रिएक्शन दे देते हैं, फिर आप डिनर करिएगा। पहला आसिमी जी का मैसेज आ गया है, उन्होंने लिखा है हाँ सर फैन हूँ। उन्होंने लिखा है हाँ सर मैं आपका फैन हूँ, इसलिए मिलना चाहता हूँ एंड मैं फोटोग्राफर भी हूँ। तो जब वो मुंबई आए तो मेरे डी एसएमईज अगर मुंबई आते हैं कभी, या मैं कभी, वो आसाम से है क्या? जी। तो शायद अगर मैं कभी उस साइड गया या से आए, या अगर वो मुंबई कभी आए तो वो हमारे गेट पर आए और बोले कि मैं डी एसएमईज हूँ, और फिर मैं इनको शायद मिल लूंगा थोड़ी देर के लिए, फोटो खींच लेंगे या जो भी उनका है इरादा। क्योंकि मैं उनको अब वो किस तरह हेल्प कर पाऊंगा, अगर वो हेल्प पाएंगे वो पता नहीं। फोटोग्राफी करते हैं ये, तो पता नहीं, वो तो अभी देखिए, अभी हेल्प करना होगा तो देखा जाएगा। हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है। वो तो मैं तो बहुत साफ आदमी हूँ भाई। जिसको बुरा लग रहा है 2 रोटी ज्यादा खा लो। मेरे डैडी ऐसे बोलते थे जब डांटते थे बच्चों को, बुरा लग रहा है 2 रोटी ज्यादा खा लो। मूवी रिव्यूज को रिएक्शन दे दीजिए। सर यू लुक हैंडसम इन फैक्ट्री। थैंक यू। दिवांग जादव ने लिखा है वेलकम बैक सर फैक्ट्री के लिए। थैंक यू दिवांग, थैंक यू। अजहर सैयद लिखते हैं कि माशाल्लाह। जी भाई, दुआ सब लोग जो देख रहे हैं इंटरव्यू, उनसे मैं यही करूंगा कि मेरे लिए दुआ करिए। और मेरी कोशिश है, मेरी और हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि आप लोग को एंटरटेन किया जाए। फैक्ट्री जाके देखिए अगर हो सकता है तो। अगर आपके यहाँ थिएटर में लगी करीब तो जाइए देखिए और मुझे बताइए। हम लोग को एक इंटरव्यू फैक्ट्री के बाद भी करना चाहिए संजय भाई, ताकि मुझे ये सब जो लोग हैं कुछ रिव्यूज तो मिले कि इन लोगों ने देखा तो क्या, इन लोगों को कैसी लगी, ताकि हम लोग भी अपने काम को सुधार पाएंगे, कुछ स्टडी कर पाएंगे कि अगर अच्छी लगी तो अच्छा है, बुरी लगी तो कैसे हम सुधारें आगे काम। ये प्रयत्न होगा। अब बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं और प्रफुल्ल ने भी लिखा है कि हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। कैसे मिले आपसे? तो जरूर, कैसे मिले यार, आप भी कुछ सुझाव दीजिए संजय भाई। सब लोग फैजल साहब के गेट पर जाओ, वहां पर भीड़ इकट्ठा करें। जैसे अमिताभ बच्चन को देखने के लिए संडे को शाम को भीड़ इकट्ठा होती है, वैसे फैजल साहब के घर के पास जाएं आप। फिर हम लोग आएंगे कवर करने, फैजल साहब आपको कवर करने हम आएंगे। आप सब लोग संजय भाई के साथ आइए। सब लोग संजय भाई को कांटेक्ट करिए, संजय भाई को यहाँ लेके आइए और फिर हम लोग मिलेंगे सब लोग। संजय भाई आप भी तो बॉम्बे में ही है ना, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं लोखंड वाला में हूँ सर। तो संजय लोखंड वाला, आप लोग पहले सब लोग संजय भाई को कांटेक्ट करिए। संजय भाई आप फिक्स करिए मीटिंग, किसको क्या मिलना है। मैं आपका फैन क्लब बना लेता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। हाँ ऐसा कुछ करिए, संजय भाई को पकड़िए, संजय भाई ला सकते हैं, मिला सकते हैं हम लोग को। अच्छा आपसे आफ्टर 2 मंथ्स आपके गेट पर जाऊंगा सर, अल्लाह ब्लेस यू। संजय भाई को जरूर पकड़िएगा, लेकिन संजय भाई मुझे बताएंगे। आप संजय भाई का नंबर लीजिए। एक और लास्ट सवाल है, देखिए मूवी रिव्यू ने कहा है कि सर ये फैक्ट्री फिल्म की स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, जानबूझकर एक ए डाला गया है, FAACTORY, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ। तो मतलब मैंने सोचा यार कि हर चीज की हेल्प ले लो, दुआ भी करो, दवा भी करो, और ऊपर वाले से भी दुआ करो। लेकिन अगर एक स्पेलिंग अच्छा एक नंबर आता है जो पॉजिटिव नंबर हो हमारी पिक्चर का, और वो अगर किसी तरह से हेल्प कर पाए, तो क्यों ना यार हम लोग वो भी करके देख लें। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फैजल साहब। लेकिन लोगों ने आपके लिए खूब दुआएं मांगी हैं, और जैसे अंतिम में हमने जो मैसेज रखा है, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे फैजल खान साहब। ऐसा तमाम लोगों ने, इतने ज्यादा अभी मैसेज आ रहे हैं, किसी ने यकीन नहीं हो रहा है कि आमिर खान अपने भाई के साथ ऐसा कर सकते हैं। एक सेकंड, ये भी मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जिसने जो किया वो उनकी सोच थी। अब मैं ना और मैंने अभी तक मेरी फैमिली को ये पूछा भी नहीं
कि आप लोग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया, अब मुझे जो सही लगा मैंने किया। तो अब शायद अब उनकी नजरिया कुछ और, अब जिसको भी कुछ पूछना है कि आपने ऐसा क्यों किया, उन लोग ने ऐसा क्यों किया, वो उनको पूछे जाके, उन लोग ने किया है, मैंने नहीं किया ना। तो खैर, लेकिन मैं सबको माफ कर चुका हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है मैं सबको फॉरगिव करता हूँ, लेकिन मैं फॉरगेट नहीं कर सकता। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तो चलेगा ना, इतने बड़ा हादसा हो गया। ऐसा तो नहीं है कि लाइट तो नहीं है कि ऑन ऑफ भूल जाओ, लाइट ऑफ किया ऑन किया भूल जाओ, एक बड़ा हादसा हो गया था। तो उसको मतलब मैं सबको माफ कर चुका हूँ, फॉरगिव कर चुका हूँ दिल से, और कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा हो गया अपने साथ। संजय भाई, अभी क्या करें, ये भी एक हकीकत सही है। बात है। कोई दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा है, ऐसा रिश्ता है हमारा। चलिए और फैजल साहब। हाँ, इंग्लिश में क्या कहावत होती है उसके लिए कि वंस बिटन ट्वाइस शाय। एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो आदमी दूसरी बार डर जाता है। डर जाता है। ये क्या अच्छा, है यार? तमाम लोगों ने ये भी लिखा है कि आप बिल्कुल आमिर खान जैसे दिखते हैं, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, दोनों की अरे तो भाई है तो। भाई ये तो दिखते हैं, लेकिन यार कोई प्रोड्यूसर नहीं समझता। कोई प्रोड्यूसर मेरे को कितना करोड़ लेता है, 30 करोड़ लाके देता नहीं यार। कह रहे यार आमिर खान 30 दे दो। हाँ संजय भाई, ऐसी कोई प्यारी गलती करे तो मजा है ना। कोई प्रोड्यूसर आए बोला ये तो आमिर है यार, दे दो 30 करोड़ जल्दी। ऐसा जबकि बॉलीवुड में ऐसा बहुत होता है, थोड़ा सा भी लुक लाइक कोई मिल गया और तो बहुत चलो सही। हम लोग 30 नहीं लेंगे, 20 तो ले लें। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गुड शुक्रिया नाइट, अपना शुक्रिया ख्याल संजय रखें। भाई। और आप सब लोगों ने वादा किया है कि आपकी फिल्म देखेंगे, और बहुत सारे लोगों ने इंशाल्लाह ये भी लिखा है कि वो रिव्यू भी जरूर देंगे और आपसे बात भी करेंगे रिलीज होने के बाद, देखने के बाद। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। शुक्रिया सबको, आदाब, थैंक नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। थैंक यू सर। और बस आप भी दुआ करिए।